अध्याय 3211 विश्लेषण। अंतरिक्ष सितारा हड्डी, आकाशीय क्रेन, यिन जमावट घास। ये गहरे बैंगनी रंग का कांस्य है। इसका उपयोग भट्टियां और कड़ाहे बनाने में किया जा सकता है। मैंने सुना है कि इस रक्त बादल क्रिस्टल को कई अंधेरे तत्व अयस्कों में डाला जा सकता है, जिससे कुछ हथियारों में रक्त गुण हो सकते हैं। ये पिशाचों के लिए बेहद उपयुक्त है। ये ब्लड हॉट हर्ब है। इसका उपयोग ब्लड हॉट पिल नामक ग्रैंडमास्टर स्तर की गोली बनाने के लिए किया जा सकता है। राउंड बॉल बहुत उत्साहित था, मानो वह सब कुछ जानता हो। ये शुरू से ही एक ग्रैंडमास्टर लोहार था। कुछ समय तक वांग टेंग का अनुसरण करने के बाद इसकी लोहार महारत बढ़ गई थी, खासकर वांग टेंग को संत स्तर का हथियार बनाते देखने के बाद। इसे हथियार की गहरी समझ थी, जो भविष्य में संत स्तर तक आगे बढ़ने पर इसके लिए बहुत मददगार साबित होगी। यही कारण था कि उसे सभी प्रकार के अयस्कों में अत्यधिक रुचि थी। जो जानकारी उसे मिली, उसके आधार पर वह बता सकता था कि प्रत्येक गोला किस काम का है। इससे वांग टेंग को बहुत मेहनत से छुटकारा मिला। उन्होंने डकलैंड की अनेक कारीगरी और कीमियागिरी संबंधी विशेषताएं प्राप्त की थीं, लेकिन वे इन सभी खजानों के नाम नहीं बता सके और न ही उनके उपयोग के बारे में बता सके। यहाँ एक अजीब उतार चढ़ाव प्रतीत होता है, आइसीथ ने अचानक कहा जब उसने अपने सामने खजाने को देखा। उतार चढ़ाव? किस तरह का उतार चढ़ाव? वांग टेंग दंग रह गया। मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव हो रहा है। इसे ध्यान से महसूस करें, आइसीथ ने कहा। अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव? वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपना अंतरिक्ष शरीर सक्रिय किया और अपने सामने खजाने को महसूस किया। वहां बहुत सारे खजाने थे और सभी तरह की आभाएं आपस में मिली हुई थीं। उनमें से कुछ भी महसूस करना मुश्किल था, इसलिए उसने अभी उन्हें विशेष रूप से महसूस नहीं किया। आइसीथ की याद दिलाने के बाद उसने तुरंत अपने आसपास के माहौल को महसूस किया और अपनी नज़र एक खजाने पर टिका दी। यह एक चट्टान की तरह दिख रही थी। ये बिल्कुल काली थी और इसमें से हल्की सी हलचल हो रही थी। वास्तव में अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। यदि उसके पास 5वीं श्रेणी का अंतरिक्ष शरीर नहीं होता, तो वह अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव को महसूस नहीं कर पाता। कितना स्पष्ट! ऐसा लग रहा था कि उतार चढ़ाव चट्टान के अंदर ही बंद हो गया है। यह बाहर नहीं आ सकता। इससे वांग टेंग को एक कहावत याद आई, प्रकाश संयमित है और दिव्य वस्तु खुद को छिपाए रखती है। क्या ये पत्थर खजाना था? वांग टेंग थोड़ा उत्सुक था। उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी खिल उठी थी। उसने अपनी असली आंख को सक्रिय कर लिया था। आइसीथ भी इस खजाने के बारे में जानने को उत्सुक थी। वह झुकी और उसे आंकने ही वाली थी कि तभी उसने वांग टेंग की आंखों में बैंगनी सुनहरी चमक देखी। वह दंग रह गई। ये है। वह उत्सुक थी, लेकिन उसने अपना ध्यान वांग टेंग की आंखों पर लगाया। वह खजाने से ज्यादा वांग टेंग के बारे में उत्सुक लग रही थी। वांग टेंग ने उसे और अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। वह सींग रहित बर्फ ड्रैगन पल में बंद थी, इसलिए उसे वांग टेंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि रिहा होने और उसके साथ बातचीत करने के बाद, अतीत में जो कुछ हुआ उसके बाद वह वांग टेंग के बारे में और अधिक उत्सुक हो गई। वह और भी हैरान थी। उसने सोचा कि यह व्यक्ति 300 वर्षों में भी शाश्वत स्तर के शासक स्तर तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपनी योग्यता और कुछ विशेष गुणों के कारण वह 300 वर्षों के भीतर शाश्वत स्तर तक पहुंच सकता है। वांग टेंग को नहीं पता था कि वह क्या सोच रही थी। अपनी असली आंख को सक्रिय करने के बाद उसके सामने की चट्टान ने आखिरकार अपना असली रूप दिखाया। यह एक हड्डी थी। हड्डियों पर असामान्य डिजाइन थे। वे प्राचीन अंतरिक्ष रूनों के समान थे जिन्हें वांग टेंग जानता था, लेकिन वे प्राचीन अंतरिक्ष रूनों से अधिक प्राकृतिक और अलग थे। स्टारबोन, वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह पत्थर एक स्टारबोन होगा। स्टारबोन? आइसीथ दंग रह गई। उसने अपनी नज़र वांग टेंग से हटाई और पूछा, क्या तुमने कहा कि यह एक स्टारबोन है? ये सही है। यह एक अंतरिक्ष तत्व सितारा हड्डी है। वांग टेंग ने सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा। आइसीथ ने उसे गौर से देखा। वह जानती थी कि उसकी आंखों में दुनिया के सार को देखने की क्षमता है, इसलिए उसने उसके निर्णय पर सवाल नहीं उठाया। अंतरिक्ष तत्व स्टार हड्डी? गोल बॉल आश्चर्य में झुक गया। उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह किस तरह के स्टार बीस्ट से है? मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। लेकिन मैं इसकी सतह पर जमी धूल को हटा सकता हूँ। धूल भरी वस्तु? राउंड बॉल आश्चर्यचकित हुआ। ये सही है। मुझे नहीं पता कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है या खजाना प्राकृतिक रूप से बना है, लेकिन इस पर धूल की एक परत है। समय के साथ अंदर के उतार चढ़ाव स्पष्ट हो गए। यह असाधारण है। वांग टेंग को ये परत देखकर आश्चर्य हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि खजाने की सतह पर पदार्थ की ऐसी परत होगी। ये पहली बार था जब उसने इसे देखा। धूल के कारण वह लगभग इस खजाने से चूक गया था। सौभाग्य से आइसीथ ने उसे याद दिला दिया। इस समय वांग टेंग को आखिरकार समझ में आ गया कि दिव्य स्तर की उपस्थिति कितनी शक्तिशाली होती है। अंतरिक्ष के बारे में उनकी समझ उसकी कल्पना से परे थी।
अमर स्तर की उपस्थिति को कभी कम मत समझो, वांग टेंग ने अपने मन में खुद को चेतावनी दी। वास्तव में वह स्तरों को छोड़ सकता था और उच्च स्तर पर मार्शल योद्धाओं से लड़ सकता था। हालांकि भले ही वह शाश्वत स्तर पर पहुंच गया हो, फिर भी उसके और एक देवचरण मार्शल योद्धा के बीच एक बड़ा अंतर था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे किसी नींव से दूर किया जा सके। आइसीथ ने कहा, मैंने सुना है कि कुछ खजाने प्राकृतिक रूप से पदार्थ को संघनित कर सकते हैं और व्यक्ति के शरीर को ढक सकते हैं, जिससे व्यक्ति की आभा पूरी तरह छिप जाती है। इस स्टार बोन के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए। क्या ऐसा खजाना है? वांग टेंग आश्चर्यचकित था। इसके बारे में बात करते हुए, क्या ये धूल अयस्कों में बंद कुछ खजानों के समान नहीं थी? मैंने अभी अभी संबंधित जानकारी की जांच की है। हालांकि केवल संत स्तर के खजानों में ही यह क्षमता होती है। राउंड बॉल ने आइसीथ की ओर देखा और कहा, तो ये स्टार बोन? वांग टेंग को अचानक समझ में आ गया और उसने अपने सामने स्टार बोन को देखा। जल्दी से सतह पर मौजूद पदार्थ को साफ करो और देखो, राउंड बॉल ने उससे आग्रह किया। ठीक है, वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसकी आध्यात्मिक गति उसके माथे से निकलकर अदृश्य नक्काशीदार ब्लेड में बदल गई। उसने स्टार बोन की सतह को काटना शुरू कर दिया। सतह से देखने पर काली काली स्टार बोन पर छोटी छोटी दरारें दिखाई दे रही थीं। उन्होंने स्टार बोन की पूरी सतह को ढक रखा था। राउंड बॉल चिंतित था। उसे अंदर की स्टार बोन को नुकसान पहुंचने का डर था। काटने की प्रक्रिया सरल लग रही थी, लेकिन ये कोई साधारण काम नहीं था। उसे अंदर के विशेष पैटर्न को समझना था। धूल में कई अस्पष्ट पैटर्न थे। ये प्राकृतिक रूप से बने पैटर्न थे जो किसी की आभा को सील कर सकते थे। यदि काटने की प्रक्रिया के दौरान उसने गलती से इन नमूनों को क्षतिग्रस्त कर दिया, तो वह अंदर के खजाने को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार यह एक तकनीकी काम था। सामान्य लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन वांग टेंग के लिए यह एक छोटी सी बात थी। उसने कई बार पत्थरों के साथ जुआ खेला था। सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही था। इसके अलावा ये स्थिति रॉक जुए की तुलना में बहुत सरल थी। अयस्कों में बंद खजाने को सभी प्रकार की ऊर्जा द्वारा अलग कर दिया गया था। स्थिति इससे कहीं अधिक जटिल थी। दरार। जैसे जैसे वांग टेंग ने काटना जारी रखा, अंततः एक निश्चित क्षण पर एक तीखी दरार वाली ध्वनि सुनाई दी। ये खुला है। राउंड बॉल और आइसिथ उत्साहित थे। उन्होंने काले पत्थर की ओर देखा। दरार। अगले ही पल और अधिक कर्कश आवाजें सुनाई देने लगीं। चट्टान की काली सतह पर छोटी छोटी दरारें फैलने लगीं। फिर उसके भीतर से चांदी सी सफ़ेद रोशनी की किरणें फूटने लगीं। टकराना। एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और काली काली सतह आखिरकार खुल गई। वह टुकड़ों में बदल गई और छिल गई। काली चट्टान के भीतर चांदी सफ़ेद चमक देती एक क्रिस्टल सा साफ हड्डी अंततः उनके सामने प्रकट हुई। वास्तव में यह एक अंतरिक्ष तत्व सितारा हड्डी है। आइसीथ की आंखें चमक उठीं। उसने सितारा हड्डी को देखा और सिर हिलाया। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं हमेशा भाग्यशाली रहा हूँ। वांग टेंग ने भी स्टार बोन को नापा। वह अपनी आंखों में खुशी नहीं छिपा सका। इस उतार चढ़ाव को देखते हुए ये निश्चित रूप से किसी अल्टीमेट स्टेज के शाही स्तर के स्टार बीस्ट की स्टार बोन होगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इसमें कम प्रोफाइल रखने की क्षमता है। राउंड बॉल ने स्टार बोन को देखा और आश्चर्य से कहा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह ये बात समझ गया और आश्चर्यचकित रह गया। अंतिम चरण के शाही स्तर के अंतरिक्ष तत्व तारा जानवर सामान्य टाइटन स्तर के तारा जानवरों के समान ही दुर्लभ थे। इससे ये स्पष्ट हो गया कि शैतान सम्राट स्तर का खजाना संत स्तर के खजाने की तरह क्यों कम महत्वपूर्ण बना हुआ था। राउंड बॉल ने अफसोस जताते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे वैम्पायर के खजाने में स्पेस एलिमेंट स्टार बोन मिलेगी। उसने वांग टेंग की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो। हा। वांग टेंग जोर से हंस पड़ा। आइसीथ और राउंड बॉल को लगा कि वह भाग्यशाली है। इसका मतलब था कि वह भाग्यशाली था। इसकी पुष्टि हो गई। इस स्टार बोन की मदद से मैं शून्य सील बनाने में सक्षम हो सकता हूँ। वांग टेंग को अचानक कुछ सूझा और वह सोचने लगा। शून्य सील एक स्मिथरी विशेषता थी जो उसे सेकेंडरी करियर अलायंस मुख्यालय से मिली थी। वह पहले से ही शून्य सील के स्मिथरी कौशल को समझ चुका था। केवल एक चीज़ की कमी थी जो उसके पास थी, वह थी सामग्री। सही मायने में शून्य सील को केवल शून्य जानवर की स्टार हड्डी और स्टार कोर का उपयोग करके ही बनाया जा सकता था। हालांकि एक और अंतरिक्ष सितारा जानवर की स्टार हड्डी थी। अगर उसे एक और अंतरिक्ष सितारा कोर मिल जाए तो वह शून्य सील भी बना सकता है। हालांकि यह असली शून्य मुहर नहीं थी, ये सिर्फ एक नकली मुहर थी। नकली शून्य मुहर अन्य अंतरिक्ष तारा जंतुओं के तारा कोर और तारा हड्डियों से बनाई गई थी। अन्य सामग्रियां ढूंढना आसान है। मेरे पास अभी भी स्पेस एलिमेंट स्टार कोर की कमी है। ये कम से कम अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल स्तर का होना चाहिए। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। अंतिम चरण के शाही स्तर के अंतरिक्ष तारा जानवरों को ढूंढना आसान नहीं था।
इस बार उसे गलती से एक अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्टार बीस्ट की स्पेस स्टार बोन मिल गई। ये पहले से ही एक बड़ी किस्मत थी। कोई बात नहीं, जब मुझे मौका मिलेगा मैं इसके बारे में सोचूंगा। अगर मैं इस अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्पेस स्टार बोन का इस्तेमाल शून्य सील बनाने के लिए कर सकता हूं, तो यह निश्चित रूप से संत स्तर तक पहुंच जाएगा। मुझे इसकी शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए, मुझे अधीर नहीं होना चाहिए, वांग टेंग ने खुद से सोचा। वह बहुत खुश था। कुल मिलाकर यह एक अच्छी बात थी। यदि जागना को पता चल जाता कि उसने प्रथम तल पर अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल स्तर का अंतरिक्ष तारा ओशन प्राप्त कर लिया है, तो वह और भी अधिक क्रोधित हो जाता। इस तारे को पहली मंजिल पर खजाने की तिजोरी में रखा गया था। कोई भी इसके अस्तित्व का पता नहीं लगा सकता था। ये पिशाच अंधे हैं, उन्होंने रक्त देवता के पवित्र प्याले या इस अंतरिक्ष तारे की हड्डी की खोज नहीं की। वांग टेंग के होठों के किनारे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। हालांकि वह जानता था कि वह केवल अपने रक्त देवता शरीर के कारण ही रक्त देवता पवित्र ग्रिल की खोज करने में सक्षम था। वह अमर स्तर आईसीत के कारण इस अंतरिक्ष स्टार की हड्डी की खोज करने में भी सक्षम था। यदि कोई और होता तो क्या उसमें ये क्षमता होती? दिव्य स्तर के अंधेरे प्रेत खजाने की तिजोरी में प्रवेश नहीं कर सकते, पहले और दूसरे स्तर की तो बात ही छोड़िए। नहीं, ये शैतान देवता सभी डार्कलैंड के उच्च स्तरों पर थे। वे इस दुनिया में नहीं थे। यदि ऐसा नहीं होता तो वांग टेंग को खजाने उठाने का मौका नहीं मिलता। मुझे समझ आ गया, राउंड बॉल की आवाज़ अचानक सुनाई दी। तुम्हें क्या पता है? वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और पूछा। ये स्टार बोन सेलेस्टियल क्रेन की स्टार बोन होनी चाहिए। राउंड बॉल ने उसकी ठोड़ी को छुआ। सेलेस्टियल क्रेन। आईसीथ ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या आप उस महान सितारा प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें परिपक्व होने के बाद अमर स्तर तक पहुंचने की क्षमता है? सेलेस्टियल क्रेन। हाँ, उस तरह का तारा जानवर। राउंड बॉल ने दृढ़ता से सिर हिलाया। इस तारे की हड्डी पर पैटर्न को देखो। क्या यह आध्यात्मिक क्रेन की तरह नहीं दिखता है? तुम सही हो। वांग टेंग ने करीब से देखा और पाया कि उस पर बने पैटर्न एक साथ इकट्ठे हुए थे। वे वास्तव में एक जीवंत आध्यात्मिक क्रेन की तरह लग रहे थे। ये दिव्य लग रहा था। वह चकित था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना शक्तिशाली अंतरिक्ष सितारा जानवर होगा। मैंने सुना है कि सेलेस्टियल क्रेन शून्य धार बेल्ट में शक्तिशाली मछली सितारा जानवरों को खाता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। बेशक, सेलेस्टियल क्रेन के पास स्पेस टैलेंट है और वे शून्य धार बेल्ट के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। मुझे याद है कि उन्हें ड्रैगन स्टार ईल नामक एक मछली बहुत पसंद है। ड्रैगन स्टार ईल हमारे ड्रैगन वंश का एक शक्तिशाली सितारा जानवर है, आईसीथ ने गंभीर रूप से कहा। टस्क, वे ड्रैगन रक्तरेखा वाले ड्रैगन स्टार ईल को खाने की हिम्मत भी करते हैं। कितना डरावना है। वांग टेंग आश्चर्यचकित था। इसलिए ये स्टार बोन अत्यंत कीमती है। यदि इसका उपयोग उड़ता खजाना बनाने के लिए किया जाए तो इसकी गति बहुत तेज होगी, राउंड बॉल ने कहा। अंतरिक्ष उड़ान खजाना। वांग टेंग की आंखें फिर से चमक उठीं। पहले तो उसने सोचा कि इस स्टार बोन का इस्तेमाल शून्य सील बनाने के लिए किया जा सकता है, इसलिए यह असाधारण था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष उड़ान खजाने को बनाने के लिए किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। उसे अचानक स्काईविंड सियान वल्च की लाश याद आ गई जो उसे सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय से मिली थी। ये भी एक उड़ता हुआ खजाना था। यदि वह दोनों को मिला दे तो क्या ये और भी अधिक आश्चर्यजनक होगा। वांग टेंग की दिलचस्पी बढ़ गई थी। हवा और अंतरिक्ष तत्व के खजानों को मिलाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ये जितना चुनौतीपूर्ण था उतनी ही उनकी दिलचस्पी भी बढ़ती गई। संत स्तर के लोहार के लिए सामान्य हथियार कोई मज़ा नहीं थे। केवल ये चुनौतीपूर्ण खजाने ही लड़ने लायक थे। कई संत स्तर के लोहार भी ऐसे ही थे। उन्हें उम्मीद थी कि वे अपने जीवन काल में कुछ चुनौतीपूर्ण हथियार खोज पाएंगे ताकि वे अपनी उपलब्धियों और मूल्य को प्रदर्शित कर सकें। जहां तक शून्य मुहर का सवाल है, वांग टेंग ने पहले ही उसे अपने दिमाग से निकाल दिया था। अल्टीमेट स्टेज इंपीरियल लेवल स्पेस स्टार कोर को ढूंढना बेहद मुश्किल था। उसे नहीं पता था कि वह फिर से कब मिलेगा, इसलिए इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और ठीक है, क्या तुमने दूसरे स्तर पर कुछ चीज़ें नहीं चुराईं? वे कहाँ हैं? उन्हें बाहर निकालो और चलो एक नज़र डालते हैं। राउंड बॉल ने देखा कि वांग टेंग ने पहले ही अपना फैसला कर लिया था, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। उसने विषय बदल दिया। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया और कुछ और खजाने राउंड बॉल और आईसीथ के सामने प्रकट हुए। इन खजानों से जो आभा निकल रही थी वह भी निकल रही आभा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। इसने उनकी आभा को दबा दिया। ये तो यिन जमावट घास है। इससे पहले कि राउंड बॉल अपना मुंह खोल पाती, वांग टेंग ने कुछ नोटिस किया और आश्चर्य से चिल्लाया। उसने एक वस्तु को घूर कर देखा। ये घास का एक पत्ता था। ये काले रंग का था, लेकिन ये काला रंग हल्का था। यह एक छाया की तरह लग रहा था और एक भ्रम की तरह लग रहा था। यिन जमावट घास।
राउंड बॉल ने भौहें सिकोड़ी। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। इस बार ये कुछ अज्ञात था। आइसीथ आश्चर्यचकित थी। उसने अपने सामने आध्यात्मिक जड़ी बूटी को देखा और हैरानी से पूछा, क्या यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी है जो छाया प्रतिभा को बढ़ा सकती है? छाया प्रतिभा को बढ़ाओ। राउंड बॉल दंग रह गया। उसने वांग टेंग की ओर देखा। अगर उसे सही से याद है तो इस व्यक्ति ने पहले भी छाया शक्ति का प्रयोग किया था। वह वांग टेंग की विभिन्न प्रतिभाओं से परिचित था। कभी कभी कोई अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा प्रकट हो जाती थी। ये वांग टेंग के लिए एक सामान्य स्थिति थी। पूछने में बहुत आलस्य था। ये सही है। वांग टेंग ने आश्चर्य से आइसीथ की ओर देखा। आइसीथ को बहुत ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वह ऐसे अलोकप्रिय खजाने के बारे में जानती थी। वह अपनी छाया प्रतिभा के कारण यिन जमावट घास के बारे में जानता था। छाया प्रतिभा प्राप्त करने के बाद उसने बहुत सी जानकारी देखी जिसमें यिन जमावट घास का विवरण भी शामिल था। ये बिल्कुल उसके सामने मौजूद आध्यात्मिक जड़ी बूटी के समान ही थी। इस बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि वह सचमुच भाग्यशाली थे। उन्हें न केवल तारे की हड्डी मिली बल्कि उन्हें यिन जमावट घास का एक डंठल भी मिला। इस बार उनकी छाया प्रतिभा उभर सकती है। जब से उसे शैडो टैलेंट मिला था तब से उसने उसे आगे नहीं बढ़ाया था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ये योग्यता अत्यंत दुर्लभ थी। नागा जाति जिसके पास ये प्रतिभा थी वह लुप्त हो गई। उसे कोई ऐसा नहीं मिला जिससे वह गुण प्राप्त कर सके। फिर उसने आंखों में निराशा के भाव के साथ अन्य खजानों की ओर देखा। बाकी बची हुई दौलत कोई दुर्लभ चीज नहीं थी। उसे आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं थी। दरअसल वांग टेंग की उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं। दूसरे स्तर के खजानों का इस्तेमाल संत स्तर के खजानों को गढ़ने या संत स्तर की गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता था। वे असाधारण थे। सामान्य निम्न स्तरीय शैतान सम्राट या ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा यदि इनमें से कोई एक वस्तु प्राप्त कर ले तो वे बहुत खुश होंगे। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय शैतान सम्राट या ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी बहुत खुश होंगे। तुलनाएं क्रोधित करने वाली थीं। वांग टेंग ने कुछ और नहीं कहा। उसने खजाने को गिनने के बाद उन्हें अलग रख दिया। फिर उसने अपने हाथ में यिन जमावट घास पकड़ी और उन्हें परिष्कृत और अवशोषित करना शुरू कर दिया। भक्षण अंतरिक्ष में वांग टेंग अपने हाथ में एक गहरे काले रंग की आध्यात्मिक जड़ी बूटी लेकर जमीन पर पैर मोड़कर बैठे थे। आध्यात्मिक जड़ी बूटी से छाया जैसी गैस की कुछ बूंदें उसके शरीर में रिसने लगीं। वांग टेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी छाया में लिपटा हुआ था। वह वास्तविकता और भ्रम के बीच में था। ये धुंधला और दिव्य था। उसी समय छाया शक्ति के निशान उसके शरीर से बाहर निकले जिससे एक हल्की काली चमक निकली। जैसे जैसे समय बीतता गया आभा और भी मजबूत होती गई। छाया जैसी भावना और भी घनी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वांग टेंग एक छाया में बदल जाएगा। थप्पड़। यिन जमावट घास की एक पत्ती धीरे धीरे मुरझा गई। फिर वह गिरकर जमीन पर आ गिरी। जैसे ही वे गिरे सूखे पत्ते बिखर गए और राख में बदल गए। इस यिन जमावट घास पर 6 पत्ते थे। प्रत्येक पत्ते पर 10 अजीबोगरीब पैटर्न थे। इसका मतलब था कि यह यिन जमावट घास कम से कम 6000 साल पुरानी थी। यिन जमावट घास हर 3000 साल में घास का एक पत्ता उगाएगी। घास के हर पत्ते पर अधिकतम 10 पैटर्न होंगे। हर 300 साल में केवल एक पैटर्न दिखाई देगा। अतः 10 विचित्र पैटर्न वाली घास की 6 पत्तियों का अर्थ था कि यह 18,000 वर्ष पुरानी थी। एक संत स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी। ये संत स्तर की आध्यात्मिक जड़ी बूटी का विशेष गुण था। सामान्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की तुलना में इनके विकास चक्र की आवश्यकता निस्संदेह बहुत अधिक लंबी थी। इस यिन जमावट घास को परिपक्व होने में कम से कम 3000 साल लगेंगे। ये सिर्फ एक घास का पत्ता ही उगा पाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका कोई औषधीय प्रभाव नहीं होगा। वांग टेंग की यिन कोएगुलेशन घास में 6 पत्तियां थीं और यह 18,000 साल पुरानी थी। ये बेहद कीमती थी। चूंकि इसे दूसरे स्तर के खजाने की तिजोरी में रखा जा सकता था इसलिए इस आध्यात्मिक जड़ी बूटी का मूल्य अथाह था। दुर्भाग्य से यह आध्यात्मिक जड़ी बूटी अत्यंत उपयोगी थी। केवल छाया प्रतिभा वाले लोग ही इसका उपयोग कर सकते थे। ये दूसरों के लिए बेकार थी। इसलिए खजाने की तिजोरी के दूसरे स्तर पर यिन जमावट घास का उतना महत्व नहीं था। ये संत स्तर के हथियार जितना भी महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन वांग टेंग के लिए ये यिन जमावट घास एक संत स्तर के हथियार से भी अधिक अमूल्य थी। अचानक जब घास का पहला पत्ता जमीन पर उतरा तो वांग टेंग की उपस्थिति तेजी से बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे उसने एक निश्चित अवरोध को तोड़ दिया हो। छाया प्रतिभा 1/20,000 द्वितीय श्रेणी। वांग टेंग बहुत खुश था। उसने विशेषता बोर्ड को स्कैन किया। जैसी कि उम्मीद थी उनकी छाया प्रतिभा उन्नत हुई। ये पहले स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इसकी गति अद्भुत थी। बेशक वह शुरू में सफलता प्राप्त करने के करीब था। यही कारण है कि घास की पहली पत्ती गिरने पर वह अपनी सफलता पूरी करने में सक्षम था। वांग टेंग बहुत खुश था। घास के 5 पत्ते बचे थे।
शायद वह एक और रैंक आगे बढ़ सकता था। जारी रखना। वह शांत होता रहा और उसने यिन जमावट घास में ऊर्जा को शीघ्रता से अवशोषित करने के लिए अपने विश्वभक्षक को सक्रिय कर दिया। घास का पहला पत्ता गिरने के बाद एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हुई। घास का दूसरा और तीसरा पत्ता भी गिरने लगा और बिखरने लगा। वान टेन की उपस्थिति भी और भी घनी हो गई। ये पहले से दोगुनी मोटी हो गई। समय धीरे धीरे बीतता गया। जब घास का पांचवां पत्ता जमीन पर उतरा तो वान टेन के शरीर से फिर से एक हल्की आवाज आई। यह एक संकेत की तरह था। उसे तुरंत पता चल गया कि उसकी छाया प्रतिभा तीसरे दर्जे पर पहुंच गई है। अपने दिल की खुशी को दबाते हुए वान टेंग ने एक ही झटके में घास की आखिरी पत्ती को भी सोख लिया। उसने यिन जमावट घास की जड़ों को भी सोख लिया। घास की छठी पत्ती गिरने के कुछ सेकंड बाद यिन जमावट घास सूख गई और राख में बदल गई और उसकी हथेली से गायब हो गई। एक निश्चित क्षण में वान टेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों के सामने से कोई छाया गुजर रही है। वह थोड़ा धुंधला लग रहा था। उसने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली और मुस्कुराया। छाया प्रतिभा 12,000 बटा 30,000 तीसरा रैंक। उनकी छाया प्रतिभा तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी और यह सिर्फ तीसरे स्थान पर ही नहीं थी। उनकी विशेषताओं को देखते हुए यह मध्य चरण के करीब थी। तभी वान टेंग ने अपने शरीर में छाया शक्ति को महसूस किया। जैसी कि उम्मीद थी, ये कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। यह अद्भुत अनुभव था। उसने तुरंत अपने शरीर में छाया शक्ति को सक्रिय कर लिया और स्वयं को उसमें लपेट लिया। वान टेंग का शरीर छाया की गेंद में बदल गया और देवोर स्पेस के अंधेरे में विलीन हो गया। वह पूरी तरह से गायब हो गया, जैसे कि उसका अस्तित्व ही नहीं था। इस समय उसे लगा कि वह अपनी छाया क्षमता को स्वर्ग के भगवान की नज़रों से छिपा सकता है। इसका मतलब यह था कि दूसरा पक्ष उसे खोज नहीं पाएगा, भले ही वह उनके सामने ही क्यों न हो। यदि वह अपनी छिपने की कला को इसमें शामिल कर ले तो भविष्य में वह और भी बेहतर ढंग से छिप सकेगा। बेशक यह उसकी छाया प्रतिभा में सुधार का एकमात्र लाभ नहीं था। चाहे वह छाया कठपुतली मुहर बनाना हो या छाया युद्ध तकनीकों का निष्पादन, वह भविष्य में और अधिक कुशल और मजबूत बन जाएगा। अच्छा, वान टेंग ने अपने आसपास की छाया शक्ति को खत्म कर दिया और धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। इस बार वह सचमुच भाग्यशाली था। उसे नहीं मालूम कि उसने कितनी बार अपनी किस्मत पर टिप्पणी की थी, लेकिन वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। अपने लाभ के बारे में सोचते हुए उन्होंने महसूस किया कि रिक्त विशेषताएं इसके लायक थीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम छाया प्रतिभा को समझ पाओगे। आइसीट बगल में दिखाई दिया और उलझन में वान टेंग को घूरने लगा। वान टेंग मुस्कुराया और आइसीट को गौर से देखा। तुम्हें बहुत कुछ पता है। आइसीट दंग रह गई। वह कैसी नज़र थी। उसे ऐसा क्यों लगा कि यह आदमी उसे हराने में कामयाब हो जाएगा। अध्याय 3215 छाया प्रतिभा तीसरा स्तर। संदेह, रक्तसागर उलटसरनी 2। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया। चूंकि यह आदमी उसे इस मामले के बारे में बता सकता था, इसलिए वह उसे जाने नहीं देगी। खास तौर पर डार्क क्लोन। यह एक महत्वपूर्ण मामला था। कोई नहीं जानता था कि अगर खबर लीक हो गई तो क्या परिणाम होंगे। आइसीट ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ पलकें झपकाईं। हम्फ। वह सूंघकर वहीं गायब हो गई और सींग रहित बर्फीले ड्रैगन मोती के पास वापस आ गई। वह उसे अपने अधीन कर सकेगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता था कि उसमें एक क्षमता है या नहीं। क्या उसे बताना ठीक रहेगा? राउंड बॉल की आवाज़ वान टेंग के दिमाग में उभरी। वह थोड़ी झिझक रही थी। सब ठीक है। वान टेंग शांति से मुस्कुराया। उसकी नज़र थोड़ी झपक गई और उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर लगा दिया। अब जबकि छाया प्रतिभा उन्नत हो चुकी थी तो उड़ने वाले खजाने बनाने पर विचार करने का समय आ गया था। अब उसके मन में दो विचार थे। एक था अंधेरे तत्व से उड़ान भरने वाला खजाना बनाना, जबकि दूसरा था प्रकाश तत्व से उड़ान भरने वाला खजाना बनाना। अगर उसने डार्क एलिमेंट का खजाना बनाया होता तो वह उसे लाइट वर्ल्ड में इस्तेमाल नहीं कर पाता। जोखिम ज्यादा था। हालांकि डार्कलैंड में प्रकाश तत्व के खजानों का इस्तेमाल कभी कभी किया जा सकता था। ज्यादा से ज्यादा वह उजागर हो जाएगा। रुकिए, डार्कलैंड में जोखिम अपेक्षाकृत कम था। डार्कलैंड में लाइट वर्ल्ड को लूटने की परंपरा थी। लूट की वस्तुएं जमीन और खजाने थे। उन्हें प्रकाश जगत के खजाने का उपयोग करना पसंद नहीं था। ऐसा नहीं था कि वे उनका उपयोग नहीं कर सकते थे। ये प्रकाश जगत से भिन्न था। यदि प्रकाश जगत के मार्शल योद्धा अंधेरे तत्व खजाने का उपयोग करते तो वे आसानी से दूषित हो जाते। हालांकि अंधेरे प्रेत चिंतित नहीं थे। जब तक वे प्रकाश तत्व के खजानों का उपयोग नहीं करते तब तक अन्य खजाने उन्हें प्रभावित नहीं करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात थी प्राथमिकताएं। मुख्य रूप निश्चित रूप से मुख्य रूप था। स्वाभाविक रूप से वह मुख्य रूप की क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता देगा। साथ ही मुख्य दल के पास लड़ाई में भाग लेने के ज्यादा मौके होंगे। इसलिए ये खजाना जो किसी की क्षमता को बढ़ा सकता है, मुख्य दल को दिया जाना चाहिए।
वांग टेंग ने तुरंत अपना निर्णय लिया। वह एक प्रकाश तत्व उड़ान खजाना फोर्जिंग था। हालांकि सामग्री अभी भी कम थी। मुख्य सामग्री स्काईविंड सियान वल्चर की पंख की हड्डी और सेलेस्टियल क्रेन की स्टार हड्डी थी। हालांकि उसके पास कोई अन्य सामग्री नहीं थी। अगर वह डार्क एलिमेंट वाला उड़ता हुआ खजाना बनाना चाहता था तो वह वैम्पायर के खजाने की तिजोरी के पहले स्तर से चुराई गई सामग्री से ऐसा कर सकता था। हालांकि वह लाइट एलिमेंट वाला खजाना नहीं बना सकता था। वांग टेंग को फिर से सिर में दर्द महसूस हुआ। वह जो सामान बनाना चाहता था वह बहुत उच्च श्रेणी का था, इसलिए ज़रूरी सामान भी आसान नहीं था। डार्कलैंड में उन सभी को इकट्ठा करना आसान नहीं था। उसने अपना सिर हिलाया और अपने विचार वापस ले लिए। उसने रक्त देवता क्लोन से बाहर जाकर देखने के लिए कहने की योजना बनाई। अंततः कोई उसे ढूंढने आया। साधना कक्ष में रक्त देवता क्लोन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें हल्की सी झिलमिला रही थीं। ये यूफेलिया है, राउंड बॉल ने कहा। वह यहाँ क्यों है? वांग टेंग हैरान था। उसने सोचा था कि उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति पिशाच जांच करता होगा, लेकिन वह यूफेलिया थी। क्या उन्हें उस पर संदेह था? अंत में वांग टेंग ने फिर भी रक्त देवता क्लोन से उसका स्वागत करने के लिए कहा। रक्तदेव क्लोन ने रक्त कठपुतली को रक्तपुत्र महल का दरवाजा खोलने का आदेश दिया और यूफेलिया का स्वागत किया। जैसे ही यूफेलिया अंदर आए, उसने देखा कि रक्त देवता क्लोन सोफे पर आराम से बैठा हुआ शराब पी रहा था। तुम चुपचाप कैसे बैठ सकती हो? क्या तुम्हें पता है कि बाहर क्या हो रहा है? उसने गुस्से से रक्त देवता क्लोन को देखा और अपनी आंखें घुमा लीं। मेरी साधना से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, रक्त देवता क्लोन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। यूफेलिया स्वाभाविक रूप से बैठ गई और रहस्यमय ढंग से उससे बोली, क्या तुम्हें सचमुच ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि बाहर क्या हुआ? चूंकि तुम यहाँ हो तो तुम्हें खबर जरूर होगी। भले ही मैं न पूछूं, तुम मुझे बताओगे, रक्त देवता क्लोन ने शांति से उत्तर दिया। टस्क, यूफेलिया ने मुंह बनाया, तुम बहुत बोरिंग हो। तुम तो बस एक घटिया शैतान सम्राट हो। क्या तुम एक प्राचीन की तरह व्यवहार करना बंद कर सकते हो? मैं बाहरी चीज़ों से प्रभावित नहीं होता। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया और उसे बाहर निकलने का रास्ता बताया। बताओ, क्या हुआ? खजाने की तिजोरी लूट ली गई, यूफेलिया ने झुककर रहस्यमय ढंग से कहा। खजाने चोरी हो गए। रक्त देवता क्लोन ने उसके साथ सहयोग करने की पूरी कोशिश की। उसने उसे मुझसे झूठ मत बोलो वाला भाव दिया। वह चकित था और उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कल खजाने की तिजोरी में चोरी हो गई थी, यूफेलिया ने सख्ती से कहा। पूरा शहर उस व्यक्ति की तलाश कर रहा है। मैंने सुना है कि वह दूसरी जाति से है। एक और दौड़। वांग टेंग डेवोर स्पेस में बेकाबू होकर मुस्कुराया। यह उसका इरादा था। शुरू से लेकर आखिर तक उसने खून की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उसने लोगों से मिलने के लिए दूसरे अंधेरे भूतों के तरीकों का इस्तेमाल किया। जैसा कि उम्मीद थी, उसने इन पिशाच अंधेरे भूतों को खाई में उतारा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें उस पर संदेह नहीं हुआ। एक और जाति, रक्त देवता क्लोन ने भौहें सिकोड़कर आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि बाहरी लोग रत्नगर में प्रवेश नहीं कर सकते? उच्च अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। मैंने सुना है कि शैतान टाइटन जागना ने यह कहा था, यूफेलिया ने कहा। जागना? रक्त देवता क्लोन आश्चर्यचकित था। तुम्हें नहीं पता? तुम सही हो। तुम अभी अभी आए हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि लॉर्ड जागना एक शैतान टाइटन है। यूफेलिया को ज्ञान हो गया। मैं नहीं बता सकता। वह मेरे प्रति बहुत विनम्र है, रक्त देवता क्लोन ने उत्तर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम रक्तपुत्र हो, यूफेलिया ने गुस्से से जवाब दिया। ऐसा लगता है कि मैंने रक्तपुत्र की पहचान गलत समझ ली है, रक्त देवता क्लोन ने शांतिपूर्वक कहा। भविष्य में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। क्या तुमने वैनस्टोन कबीले के ज़ेकरली को हराया? यूफेलिया ने फिर पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता? रक्त देवता क्लोन ने उसकी ओर देखा। खांसी, मैं बस ये सुनना चाहती हूँ कि तुम ये स्वीकार करते हो। यूफेलिया ने अजीब तरह से खांसी। हाँ, ये सही है। मैंने उसे हरा दिया। ज़ेकरली की क्षमता कुछ भी नहीं है, रक्त देवता क्लोन ने कहा। कुछ नहीं? यूफेलिया अवाक रह गई। वह समझ नहीं पाई कि यह आदमी शेखी बघार रहा था या उसे सचमुच ऐसा लग रहा था। वह वैनस्टोन परिवार की शीर्ष प्रतिभा थी, लेकिन उसने कहा कि यह कुछ भी नहीं था। अगर ज़ेकरली को इस बारे में पता चलता तो क्या वह गुस्से से मर जाता? यूफेलिया की अभिव्यक्ति अजीब हो गई, लेकिन दूसरे पक्ष की क्षमता के बारे में सोचते हुए उसे लगा कि उसे ऐसा कहने का अधिकार है। यहाँ तक कि ज़ेकरली भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी प्रतिभा और क्षमता असाधारण थी। उसे उसके जैसी प्रतिभा कभी नहीं मिली थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि दूसरा व्यक्ति बहुत आकर्षक था, इसलिए वह उसे खोजने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। खजाने की तिजोरी की लूट तो बस एक बहाना और एक कारण था। उसे अपना गौरव प्राप्त था। यूफेलिया नहीं चाहती थी कि दूसरे पक्ष को पता चले कि वह क्या सोच रही थी। वह रक्तपात करने वाली राजकुमारी थी, पिशाच जाति की एक प्रतिभा।
भले ही वह किसी को पसंद करती हो, उसे दूसरे पक्ष को अपना आकर्षण दिखाना चाहिए और सक्रिय रूप से किसी का पीछा करने के बजाय उसका पीछा करना चाहिए। दुर्भाग्य से उसे एक अंधे आदमी को आंख मारना था। जिस व्यक्ति के साथ वह प्यार में पड़ गई, वह कोई असली पिशाच नहीं था। वह एक मानव मार्शल योद्धा था। उन दोनों के बीच कोई अंत नहीं था। वांग टेंग के मन में यूफेलिया के प्रति कोई अन्य धारणा नहीं थी। और ठीक है, क्या तुम अमर रक्त सागर नहीं जा रहे हो? आज टेलीपोर्टेशन का अवसर है। अगर तुम जाना चाहते हो तो जल्दी करो, अन्यथा तुम्हें कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। यूफेलिया को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, ओह! रक्त देवता क्लोन दंग रह गया। उसने सिर हिलाया और कहा, मैं अमर रक्त सागर की ओर जाने की योजना बना रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं यह मौका नहीं छोड़ सकता। आपके स्मरण के लिए धन्यवाद। क्या मैं तुम्हें अभी वहां ले चलूं? यूफेलिया ने पूछा। ठीक है, रक्त देवता क्लोन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह इस मौके का इस्तेमाल पिशाच की तलाश से बचने के लिए कर सकता था। इसके अलावा वह अग्नि आत्मा और डार्क फ्लेम को मिलाना चाहता था, लेकिन ये यहाँ उचित नहीं था। दोनों के विलय से बहुत बड़ा हंगामा होगा। उस समय अगर उसने अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित किया और अग्नि आत्मा की खेती करने वाले व्यक्ति को आकर्षित किया तो वह मुश्किल में पड़ जाएगा। अमर रक्त सागर बहुत बड़ा था और विलय के लिए एक बेहतरीन जगह थी। जब तक उसे एकांत जगह मिल जाती, उसे परेशान होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। चलो चलें। यूफेलिया मुस्कुराई और बाहर चली गई। वांग टेंग के मन में अचानक एक विचार आया। उसने रक्त देवता क्लोन से कुछ रक्त कठपुतलियों को बुलाने के लिए कहा। सिवाय एक के जो रक्तपुत्र महल में रहेगी और उसकी रखवाली करेगी, वह उन सभी को ले जाएगा। इस रक्त कठपुतलियों का अमर रक्त सागर में अप्रत्याशित उपयोग हो सकता है। वे दोनों रक्तपुत्र महल से निकलकर यूफेलिया के नेतृत्व में रक्तनगर की ओर चल पड़े। दूरी ज्यादा नहीं थी, ये ब्लड सिटी के ठीक बीच में था। वे ब्लड सन पैलेस से निकलकर उत्तर की ओर उड़े। जल्द ही वे एक भारी सुरक्षा वाले क्षेत्र में पहुंच गए। सतह पर क्षेत्र की रक्षा करते हुए दर्जनों मध्यम स्तरीय शैतान सम्राटों को देखा जा सकता है। अंधेरे में कम से कम 9 शक्तिशाली उपस्थितियां छिपी हुई थीं। वे सभी उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट थे। रक्त देवता क्लोन की आध्यात्मिक शक्ति के साथ उनके लिए उनकी उपस्थिति को महसूस करना मुश्किल नहीं था। वह आश्चर्यचकित था। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा और इस जगह का आंकलन किया। यह एक बगीचे जैसा था। इसके चारों ओर कई अजीब गहरे लाल रंग के पेड़ लगे हुए थे। वे खूनी और काले रंग की आभा और एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे थे। वे वहां राक्षसों और शैतानों की तरह खड़े थे। बगीचे के बीच में एक लाल रंग की झील थी। ये बहुत बड़ी नहीं थी, केवल कुछ 100 मीटर की परिधि में। आसमान से नीचे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ खूनी लाल रंग का एक जैड का टुकड़ा जड़ा हुआ हो। ये जगह देवो स्पेस में। वांग टेंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि अमर रक्त सागर का प्रवेश द्वार इतना अजीब होगा। ये वाकई खास था। चल दर। यूफेलिया रक्त देवता क्लोन के साथ जमीन पर उतरी। गहरे लाल पेड़ों के बीच रक्त लाल झील की ओर जाने वाला एक छोटा रास्ता उनके सामने दिखाई दिया। रक्त देवता क्लोन ने पलकें झपकाईं और यूफेलिया के पीछे पीछे छोटे रास्ते पर चल पड़ा। 10 मीटर से भी कम दूरी पर किसी ने उनका रास्ता रोक लिया और उदासीनता से कहा, कृपया अपना प्रवेश प्रमाण पत्र दिखाएं। रक्तदेव क्लोन ने रक्तपुत्र टोकन निकाला और उसे दूसरे पक्ष की ओर लहराया। रक्तपुत्र। दूसरा पक्ष आश्चर्यचकित था। उसने तुरंत सिर झुकाया और कहा, ब्लड सन, कृपया अंदर आइए। रक्त देवता क्लोन ने सिर हिलाया और यूफेलिया की ओर देखा। बाकी यात्रा आपकी है। जब आप झील पर पहुंचें तो उन्हें अपना टोकन दिखाएं और आप अमर रक्त सागर में प्रवेश कर सकते हैं। यूफेलिया मुस्कुराए। धन्यवाद। रक्त देवता क्लोन ने सिर हिलाया। फिर वह मुड़ा और जंगल में और अंदर चला गया। पलक झपकते ही वह हरे भरे पेड़ों के बीच गायब हो गया। यूफेलिया ने उसे गायब होते देखा। फिर वह मुड़ी और चली गई। रक्त देवता क्लोन बीच में झील की ओर चला गया। रास्ते में संतरी चौकियां थीं। 500 मीटर से भी कम दूरी पर 10 बार उसकी जांच की गई। सौभाग्य से उसके पास रक्तपुत्र टोकन था, इसलिए किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उसके साथ सम्मान से पेश भी आया। रक्त देवता क्लोन धीरे धीरे तभी रुका जब वह झील के बीच में पहुंचा। उसकी नज़र सामने एक आकृति पर पड़ी। जागना। वांग टेंग देवो स्पेस में गंभीर हो गए। यह आदमी यहाँ क्यों था? क्या मैंने खुद को बेनकाब कर दिया? वांग टेंग का दिल धड़क उठा। उसे भरोसा था, लेकिन जब दूसरी पार्टी उसे खोजने आई तो वह अभी भी थोड़ा चिंतित था। हालांकि रक्त देवता क्लोन की निगाह में कोई बदलाव नहीं आया। वह उत्सुक लग रहा था क्योंकि उसने जागना के पीछे के दृश्य को देखा और पूछा, शैतान टाइटन जागना, तुम यहाँ क्यों हो? मैं इधर उधर देख रहा था और किसी को ढूंढने आया हूँ। जागना मुड़ी और मुस्कुराए। क्या रक्तपुत्र अमर रक्त सागर में प्रवेश करने जा रहा है? ये सही है।
मैंने यूफेलिया को ये कहते हुए सुना कि अमर रक्त सागर आज सक्रिय हो जाएगा और अगले तक एक लंबा इंतजार करना होगा। मैं इसलिए आया क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। रक्त देवता क्लोन ने समझाया और स्वाभाविक रूप से जागना के सामने चला गया। उसने सहानुभूति के साथ कहा, मैंने सुना है कि खजाने की तिजोरी लूट ली गई है। मेरी संवेदनाएं। जागना के होठों के कोने फड़क उठे और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। हालांकि ये रक्त देवता क्लोन पर निर्देशित नहीं था, ये चोर पर निर्देशित था। रक्त देवता क्लोन के सामने वह अभी भी बेहद विनम्र और दयालु था। वह बिल्कुल भी शैतान टाइटन की तरह नहीं दिख रहा था। क्या ब्लड सन पिछले कुछ दिनों से ब्लड सन हॉल में है? उसने पूछा जैसे वे सामान्य रूप से बातचीत कर रहे हों। ये सही है, मैं ब्लड सन पैलेस में रह रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आभासी दुनिया में प्रवेश किया और वैनस्टोन कबीले के जेकरली से लड़ाई की। बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ब्लड गॉड क्लोन ने शांति से कहा। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? नहीं, मैं रक्त मास्टर से नहीं पूछती, लेकिन जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैंने बस यूं ही पूछ लिया। यह एक सामान्य सवाल है, जागना ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हो, रक्तदेव क्लोन ने कहा। तो मैं विनम्र नहीं रहूंगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि कल रक्तपुत्र कहाँ था? जागना ने तीखी नज़र से पूछा। निस्संदेह, रक्तपुत्र महल में। मैं अभी अभी आभासी दुनिया से वापस आया हूँ और रक्त बवंडर से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं रक्तपुत्र महल में इसका अध्ययन कर रहा हूँ, रक्तदेव क्लोन ने उत्तर दिया। क्या कोई इसे साबित कर सकता है? जागना ने पूछा। कोई भी इसे साबित नहीं कर सकता, रक्त देवता क्लोन ने उत्तर दिया। ब्लड सन काफी स्पष्टवादी है, जागना ने कहा। कोई भी इसके बारे में पता लगा सकता है। इसमें छिपाने जैसा कुछ भी नहीं है, रक्त देवता क्लोन ने कहा। मैंने सुना है कि रक्तपुत्र व्यूह रचना में अत्यंत कुशल है। आखिरकार आप रक्त देवता वेदी को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जो कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है। जागना की नज़रें चमक उठीं। ये सही है, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं 13 परिवारों से रक्त देवता की वेदी नहीं छीन पाता। रक्त देवता क्लोन चकित रह गया। उसने उस आदमी की तरफ देखा और सिर हिलाया। तो फिर क्या रक्तपुत्र एक संत स्तर का रून मास्टर है? जागना ने विषय बदल दिया और पूछा। एक संत स्तर का रून मास्टर? रक्त देवता क्लोन ने उसे आश्चर्य से देखा। तुम मेरे बारे में बहुत अधिक सोचते हो। अगर मैं संत स्तर का रून मास्टर होता तो मेरे पास संसाधनों की इतनी कमी नहीं होती। हा, रक्तपुत्र की प्रतिभा बहुत ऊंची है। मुझे लगा कि तुम संत स्तर पर पहुंच गए हो। जागना हंसी। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। अगर मैं 13 परिवारों में से किसी एक में पैदा हुआ होता तो शायद मैं संत स्तर तक पहुंच गया होता, लेकिन अब मैं अभी भी ग्रैंड मास्टर स्तर पर हूं, रक्त देवता क्लोन ने कहा। जागना ने कहा, रक्तपुत्र के लिए ऐसी प्रतिभा प्राप्त करना आसान नहीं है, जबकि आप निचले लोक में पैदा हुए हों। यदि तुम मेरी प्रशंसा करते रहोगे तो मैं अहंकारी हो जाऊंगा। रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जागना ने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। 2 कदम चलने के बाद उसकी आवाज़ फिर सुनाई दी। ओह ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है। कृपया। रक्त देवता क्लोन ने पीछे की ओर देखा और शांति से उत्तर दिया। ब्लड सन, क्या तुमने रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे के बारे में सुना है? जागना ने बिना अपना सिर घुमाए शांति से पूछा। रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे? ब्लड गॉड क्लोन ने गहरी सोच में भौहें सिकोड़ लीं। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। इस एरे में ऐसी क्या खास बात है? कोई बात नहीं, मैं रून मास्टर नहीं हूं, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। जागना की बात पूरी होने से पहले ही वह मौके पर ही गायब हो गया था। रक्त देवता क्लोन वहीं खड़ा रहा और पलकें झपकाईं। फिर वह मुड़ा और रक्त लाल झील की ओर चल पड़ा। वांग टेंग, क्या वह तुम पर शक कर रहा है? राउंड बॉल की आवाज़ वांग टेंग के दिमाग में आई। बेशक, आखिरकार मैंने हाल ही में खजाने की तिजोरी में प्रवेश किया। हालांकि मेरी क्षमता के साथ वह कोई सबूत नहीं पा सकेगा, भले ही उसे संदेह हो, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। मैं अब रक्तपुत्र हूँ। बिना सबूत के वह मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता। हाँ, राउंड बॉल ने सिर हिलाया, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि मेरी रून महारत कम नहीं है। ये सही दिशा है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने सख्ती से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे सावधान रहने की ज़रूरत है। मुझे अपनी संत स्तर की महारत का खुलासा नहीं करना चाहिए। चूंकि आप रक्त देवता वेदी को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, इसलिए बहुत से लोगों को यह अनुमान लगाना चाहिए कि आपकी रून महारत कम नहीं है। सौभाग्य से आपने अपनी संत डिग्री की उपलब्धियों का खुलासा नहीं किया। वे शायद यह विश्वास नहीं करेंगे कि आपके जैसे युवा व्यक्ति के पास संत स्तर की उपलब्धि हो सकती है, राउंड बॉल ने कहा। हम बस इतना ही नहीं, वे मुझसे रिवर्स स्पेस श्रिंकिंग एरे को समझने की भी उम्मीद नहीं करेंगे। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। संक्षेप में, यह एक मृत गांठ थी।
किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया होगा कि वह इतना बड़ा राक्षस था। वे केवल उस पर संदेह कर सकते थे। संदेह को सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। जब वे बोल रहे थे, रक्त देवता क्लोन रक्त लाल झील के किनारे पर आया और उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा। वह अमर रक्त सागर में कैसे प्रवेश कर सकता था? ब्लड सन, कृपया एक क्षण रुको। हम टेलीपोर्टेशन तभी सक्रिय कर सकते हैं जब सभी लोग यहाँ आ जाएं। अचानक झील से एक आवाज़ आई। रक्तपुत्र। रक्तलाल झील के चारों ओर कई पिशाचों की काली छायाएं थीं। जब उन्होंने झील से आती आवाज़ सुनी तो वे चौंक गए। उन्होंने रक्त देवता क्लोन की दिशा में देखा। ये रक्तपुत्र है। क्या वह अमर रक्त सागर में भी प्रवेश करने जा रहा है? रक्तपुत्र को अमर रक्त सागर में मुफ्त में प्रवेश करने का मौका मिला है। कितनी ईर्ष्या है। ये सही है। हमने अमर रक्त सागर तक पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपनी जाति के लिए कई योगदान दिए। इसी तरह हमें यह मौका मिला। तुलनाएं क्रोधित करने वाली होती हैं। अल्पविराम। चर्चाएं सुनाई दे रही थीं। उनकी आवाज़ में ईर्ष्या और जलन की कमी नहीं थी। रक्त देवता क्लोन को इसकी परवाह नहीं थी। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा और झील के किनारे पिशाच की काली छाया देखी। मौजूद ज्यादातर पिशाच अंधेरे प्रेत मध्यम स्तर के शैतान सम्राट और उससे ऊपर के थे। उनमें से ज्यादातर उच्च स्तर के शैतान सम्राट थे। उसने कोई निम्न स्तर का शैतान सम्राट नहीं देखा। बेशक, उसे छोड़कर ऐसा लगता है कि अमर रक्त सागर में प्रवेश करना आसान नहीं है। वांग टेंग ने डेवोर स्पेस में अपने आप से सोचा। बेशक, उसे छोड़कर ऐसा लगता है कि अमर रक्त सागर में प्रवेश करना आसान नहीं है। वांग टेंग ने डेवोर स्पेस में अपने आप से सोचा। अंधेरे प्रेतों की क्षमता के वितरण से कोई भी बता सकता है। वे जितने अधिक शक्तिशाली होंगे, अमर रक्त सागर में प्रवेश करने की उनकी संभावना उतनी ही अधिक होगी। जहां तक कमज़ोर लोगों की बात है, उन्हें तब तक मौका नहीं मिलेगा जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति न हो। यूफेलिया जैसी प्रतिभा को प्रवेश का मौका मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। वह भी शायद एक बार ही प्रवेश कर पाएगी। जहां तक रक्त देवता क्लोन का प्रश्न है, उसे रक्तपुत्र के रूप में अपनी पहचान के कारण मुफ्त मौका मिल सका। प्रतीक्षा करते हुए समय धीरे धीरे बीतता गया। झील में प्रवेश करने का समय हो गया है। अचानक झील से एक आवाज़ आई। सभी पिशाच अंधेरे प्रेत झील में चले गए। रक्त देवता क्लोन उनके पीछे पीछे चल रहा था। झील में उतरने के बाद वह भी बाकी लोगों की तरह झील की सतह पर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज़ का इंतजार कर रहा है। बूम बूम बूम। उसी समय आकाश से कुछ शक्तिशाली आभाएं झील पर उतरीं। वे रक्त देवता क्लोन और अन्य लोगों से कुछ दूरी पर थे। वह झील का केंद्र था। शैतान दैत्य। रक्त देवता क्लोन चौंक गया, लेकिन बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अमर रक्त सागर पिशाचों की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्थल था। शैतान टाइटन्स को भी खेती करने के लिए इसमें प्रवेश करना पड़ता था। टेलीपोर्टेशन सक्रिय। इसी समय एक चीख सुनाई दी। बज़। रक्तलाल झील में अचानक लहरें उठीं। वे बीच से बहकर दूर तक फैल गईं। तभी झील के नीचे रोशनी की किरणें चमक उठीं। यह एक अजीब सी व्यवस्था थी जो पूरी झील को घेरे हुए थी। रक्त देवता क्लोन की आंखों में एक अजीब चमक थी जब उसने अपना सिर नीचे किया। स्वूश। अगले ही पल पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। नीचे की झील हिलोरें मारने लगी। नीचे से एक शक्तिशाली चूषण बल आया। इससे पहले कि रक्त देवता क्लोन प्रतिक्रिया कर पाता, उसे रसातल में खींच लिया गया। उसकी आंखें खून से लाल हो गई थीं और वह कुछ और नहीं देख पा रहा था। कुछ समय बाद रक्त देवता क्लोन को अंततः अपने आसपास का वातावरण स्थिर होता हुआ महसूस हुआ। भारहीनता का एहसास गायब हो गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और खुद को एक विशाल और असीम लाल समुद्र पर खड़ा देखा। यह अब झील नहीं थी। झील का अंत एक नज़र में देखा जा सकता था, लेकिन यहाँ तो इसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा था। रक्त देवता क्लोन को अचानक कुछ सूझा। उसने अपना सिर नीचे किया और देखा कि टेलीपोर्टेशन सरणी की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही है। हालांकि समुद्र की सतह पर कुछ विशेषता वाले बुलबुले तैर रहे थे। उन्हें लेने के लिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को मुक्त किया और अपने आसपास के गुणधर्मी बुलबुले उठाए। रक्त सागर उलटने वाला सरणी 3000। रक्त सागर उलटने वाला सरणी 2500। रक्त सागर उलटने वाला सरणी 3200। जैसे ही गुण बुलबुले वांग टेंग द्वारा अवशोषित किए गए, उनके दिमाग में एक विस्फोट हुआ। एक अत्यंत जटिल और रहस्यमय ज्ञान धीरे धीरे उभरा। यह एक जादुई दृश्य था। रक्त का समुद्र बहुत ही भव्य था। लाल रंग की रोशनी दिखाई दी और एक विशाल सरणी में बदल गई जिसने रक्त के पूरे समुद्र को घेर लिया। उस पर बने रून जटिल और रहस्यमय थे। किसी को चक्कर आ सकता था और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता था। वे रून और पैटर्न प्रकृति द्वारा बनाए गए प्रतीत होते थे। वे मनुष्यों द्वारा नहीं बनाए गए थे और दिव्य दिखते थे। हालांकि सरणी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही रोशन था। अधिकांश क्षेत्र अभी भी अंधेरा था और इसके पार देखना असंभव था।
रक्त सागर पलटने वाली व्यूह रचना। भक्षण स्थान में वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। सरनी का केवल एक कोना ही दिखाई दे रहा था। वह पूरी सरनी की कल्पना नहीं कर सकता था। अरे, यह क्या व्यवस्था है? अचानक उसने अपना सिर ढंक लिया और महसूस किया कि उसकी दृष्टि काली हो रही है। उसका सिर दर्द कर रहा था और उसकी नाक से खून बह रहा था। वांग टेंग को अपने सिर में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सिर में अनगिनत सुइयां चुभो रहा हो। इसके बारे में सोचकर ही पीड़ा हुई। उसकी नाक से अनियंत्रित रूप से खून बहने लगा। वांग टेंग ने जल्दी से अपनी नाक पोंछी। उसके मन में दर्द कम होने से पहले उसकी आध्यात्मिक शक्ति 10 मिनट से ज्यादा समय तक उसके मन में घूमती रही। ये सरनी, वह विशेषता बोर्ड को डर के साथ देखता रहा। फिलहाल वह सरनी की कल्पना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रक्तसागर उल्टाव सरनी अज्ञात अपूर्ण 8700/1,00,000 आधार। नींव के लिए 100,000 विशेषता बिंदुओं की आवश्यकता होती है। ये डार्क अल्टर के समान स्तर का होना चाहिए। वांग टेंग ने चौंककर सांस रोक ली। सबसे पहले वह इस सरनी के स्तर की जांच करना चाहता था, लेकिन यह विशेषता बोर्ड पर अज्ञात था। वह केवल विशेषताओं के आधार पर ही निर्णय ले सकता था। 100,000 अंक की विशेषताएं डरावनी थीं। यहाँ तक कि फाउंडेशन स्टेज डार्क अल्टर और डार्क सैक्रिफाइस के लिए भी इतनी सारी विशेषताओं की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें वेलवर्स्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए केवल 100,000 अंकों की आवश्यकता थी। इसके अलावा अभी अभी की उसकी प्रतिक्रिया के आधार पर रक्त सागर पलटने वाली सरनी भयावह रूप से शक्तिशाली थी। वांग टेंग ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि यह सरनी कितनी शक्तिशाली थी। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने धीरे धीरे अपने विचार वापस ले लिए। चाहे जो भी हो, उसने इस सारणी की विशेषताएं प्राप्त कर ली थीं। यह अधूरी थी, लेकिन भविष्य में उसे इसे समझने का मौका मिलेगा। क्या यह अमर रक्त सागर है? बाहर रक्त देवता क्लोन ने आकाश की ओर देखा और उसका आंकलन किया। जब उसे रक्त देवता का पवित्र प्याला मिला तो उसने एक अजीब दृश्य देखा। खून का एक समुद्र जो ब्रह्मांड जैसा दिख रहा था। इस बारे में सोचकर वह अभी भी आश्चर्यचकित था। उस समय उसने अनुमान लगाया कि रक्त का सागर अमर रक्त सागर था। अब पुष्टि का समय था। उसने आसमान को देखा। ये वाकई खाली था। ये ब्रह्मांड जैसा लग रहा था। ऊपर कई खगोलीय पिंड तैर रहे थे। खून के समुद्र पर खड़े होकर वह खगोलीय पिंडों की सतह पर बने गड्ढों को साफ साफ देख सकता था। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। अगर आप तारों भरे आसमान की ओर देखें तो आपको आकाशीय पिंडों की झलक दिखाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे ब्रह्मांड आपके हाथों में है। इसके अलावा ये खगोलीय पिंड वही थे जो उसने रक्त देवता के पवित्र ग्रिल में देखे थे। वे गहरे लाल रंग के थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे रक्त से बने हों। ये भयानक और खूनी था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्थान लाल रंग में रंग गया हो। मुझे थोड़ा अलग क्यों लग रहा है? वांग टेंग ने डेवोर स्पेस में भौहें सिकुड़ीं। वे एक जैसे थे, लेकिन इससे उसे जो एहसास हुआ वह अलग था। वे एक जैसे ही दिखते थे। ये वही ब्रह्मांड नहीं है। वांग टेंग ने तुरंत अपना निर्णय सुनाया। रक्त देवता के पवित्र ग्रिल में उसने जो तारों वाला आकाश देखा, उससे उसे एक गहरी अनुभूति हुई। अमर रक्त सागर में तारों वाला आकाश उतना ही आश्चर्यजनक हो सकता था, लेकिन वहां कुछ कमी थी। वांग टेंग इसे समझा नहीं सका, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वे एक ही ब्रह्मांड में नहीं थे। यह अमर रक्त सागर है। राउंड बॉल बगल में प्रकट हुआ और बोला, ये बहुत बड़ा है। हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इसकी सीमाओं को महसूस नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है ये कहाँ है? एक ठंडी आवाज सुनाई दी। आइसीट प्रकट हुई और रक्त देवता क्लोन के कंधे पर बैठ गई। उसने आसपास के माहौल का जायजा लिया। एक अंधेरे भूत की विरासत वाली जगह। यह कोई साधारण जगह नहीं है। और भी, ये पिशाच जाति अंधेरे प्रेतों के बीच एक बड़ी जाति है। उनके पास एक मजबूत पृष्ठभूमि है। अतीत में मैंने सुना है कि पिशाच अंधेरे प्रेत सरल नहीं हैं। कुछ शक्तिशाली उपस्थिति महसूस करती है कि इस जाति की विरासत को डार्कलैंड के शुरुआती दिनों में वापस खोजा जा सकता है। ये भयानक और अप्रत्याशित है। डार्कलैंड के शुरुआती दिन। ये पहली बार था जब वांग टेंग और राउंड बॉल ने ये सुना। वे आश्चर्यचकित थे। ये सही है। डार्कलैंड में हजारों नस्लें हैं। हमारे मूल ब्रह्मांड की तरह इसने लंबे इतिहास में कई जीवन रूपों को जन्म दिया है। कुछ जीवन रूप इतिहास के विकास के दौरान धीरे धीरे प्रकट हुए, लेकिन कुछ जीवन रूप शुरू से ही पैदा हुए। वे ब्रह्मांड के जन्म से ही अस्तित्व में हैं। ऐसी नस्लें बेहद प्राचीन और डरावनी हैं। आइसीथ ने अपनी बर्फीली नीली आंखों से तिरस्कार के भाव से उनकी ओर देखा। हॉन्फना। राउंड बॉल अविश्वास में हॉन्फने लगा। सचमुच, पिशाच जाति का ऐसा इतिहास है। वांग टेंग को भी यह अविश्वसनीय लगा। वह जानता था कि पिशाच अंधेरे प्रेतों के बीच एक बड़ी जाति थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनका इतिहास इतना लंबा होगा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? आइसीथ ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा।
मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वान टेन की आंखें चमक उठीं। उसे अचानक वह दृश्य याद आ गया जो उसने रक्त देवता के पवित्र ग्रिल और अज्ञात रक्त सागर उड़ने वाली सरनी में देखा था। शायद केवल इतनी प्राचीन जातियों का ही इतना मजबूत आधार था। रक्त देवता के पवित्र ग्रंथ में प्रकट हुआ रक्त का सागर संभवतः रक्त का सबसे पुराना सागर है। बेशक ये सिर्फ एक अनुमान था। वान टेंग ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचना बंद किया और जागोरम द्वारा तैयार किया गया नक्शा निकाला। उसने उसे खोला और देखा। ये गैंग्रेल कबीले द्वारा कई वर्षों में तैयार किया गया अमर रक्त सागर का नक्शा था। ये व्यापक था और इसमें वे सभी स्थान शामिल थे जहां गैंग्रेल कबीले के लोग गए थे। ये कल्पना करना आसान था कि यह क्षेत्र कितना विशाल था। गैंग्रेल कबीले ने शुरू से ही ब्लड सन का समर्थन किया। उन्होंने यह नक्शा भी निकाल लिया। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ध्यान रखें, यदि यह कोई अन्य कबीला होता तो वे शायद इस बहुमूल्य मानचित्र को लेने के लिए तैयार नहीं होते। कम से कम अब तक ये वान टेंग को प्राप्त एकमात्र मानचित्र था। अमर रक्त सागर में कई अवसर और खजाने थे। इससे वान टेंग को खोज करने में बहुत समय की बचत होगी। अगर नहीं तो वह अमर रक्त सागर में पहली बार प्रवेश करते ही एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह हो जाएगा। सब कुछ किस्मत पर निर्भर करेगा। मानचित्र पर दिए गए विवरण के अनुसार यदि आप रक्त नगर से अमर रक्त सागर में प्रवेश करते हैं तो आप इस क्षेत्र में बिखर जाएंगे। वान टेंग ने मानचित्र पर सफ़ेद रेखाओं से चिन्हित एक क्षेत्र को देखा। उसकी आंखें हल्की चमक उठीं। चलो एक एकांत स्थान खोजें और अग्नि आत्मा और डार्क फ्लेम को मिला दें। उसने दिशा पहचान ली और प्रकाश की किरण में बदल गया। वह तेज गति से एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ गया। अमर रक्त सागर में समय की एक सीमा थी। आमतौर पर पिशाच अंधेरे प्रेत अमर रक्त सागर में केवल 1 साल तक ही रह सकते थे जब वे पहली बार प्रवेश करते थे। रक्तपुत्र के रूप में रक्त देवता क्लोन लंबे समय तक रह सकता था और 3 साल तक रह सकता था। 3 साल बाद चाहे वह कुछ भी कर रहा हो उसे टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। इन 3 सालों के दौरान वह कभी भी जा सकता था, लेकिन एक बार जाने के बाद वह दोबारा नहीं आ सकता था। उसे आने के लिए अगले मौके का इंतजार करना पड़ता था। इस बार संचय नहीं किया जा सका। इस बार की अधूरी अवधि अगली बार गायब हो जाएगी। ये नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि यदि विरासत स्वीकार कर ली गई तो कुछ लोग प्रभावित होंगे। 1 वर्ष या 3 वर्ष पर्याप्त थे। वैसे भी अमर रक्त सागर में प्रवेश करने वाले लोगों के पास पर्याप्त समय था। अगर उन्हें विरासत मिल जाती तो वे पहले से तैयारी करके उसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय छोड़ देते। यदि वे अधिक समय तक रुकना चाहते हैं तो वे आवेदन समय बढ़ाने के लिए एक्सेस टोकन का उपयोग कर सकते हैं। जहां तक विस्तार की कीमत का सवाल है, ये पिशाच का योगदान था। वान टेंग ने ब्लड सिटी में रहते हुए राउंड बॉल से बहुत सारी जानकारी मांगी थी, इसलिए उन्हें इस योगदान का स्रोत समझ में आ गया। सीधे शब्दों में कहें तो ये पिशाचों के लिए एक योगदान था। योगदान की राशि उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के आधार पर निर्धारित की जाती थी। आप इन योगदान बिंदुओं को विभिन्न खजानों के लिए बदल सकते हैं या विभिन्न साधना क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। वह साधना स्थल जहां पिशाच अंधेरे प्रेत सबसे अधिक प्रवेश करना चाहते थे, निस्संदेह अमर रक्त सागर था। यही कारण है कि ज्यादातर पिशाच अंधेरे प्रेत योगदान अंक जमा करने की पूरी कोशिश करते थे। वे अमर रक्त सागर में तभी प्रवेश करते थे जब उनके पास पर्याप्त योगदान अंक होते थे। वान टेंग के लिए 3 साल का समय काफी था। जब तक वह सही व्यवस्था करता, वह अमर रक्त सागर में बहुत कुछ कर सकता था। दरअसल उनकी यहाँ 3 साल तक रहने की योजना नहीं थी। 3 साल बहुत लंबा समय था। वर्तमान में अंधेरे प्रेत प्रकाश दुनिया के साथ युद्ध शुरू करने वाले थे। कोई नहीं जानता था कि 3 साल में कितनी चीजें घटित होंगी। वह चिंतित था और उम्मीद करता था कि वह जल्द से जल्द वापस आ सके। रक्त देवता क्लोन ने पूरी गति से यात्रा की। आधे दिन बाद वह नक्शे पर सफेद रेखा द्वारा चिन्हित क्षेत्र से बाहर निकल गया और यादृच्छिक टेलीपोर्टेशन रेंज से पूरी तरह बाहर निकल गया। यदि वह एकांत स्थान खोजना चाहता था तो उसे अन्य अंधेरे प्रेतों से बचना होगा। उस समय कई पिशाच अंधेरे प्रेत अमर रक्त सागर में प्रवेश कर गए। उनमें से कई उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट या शैतान टाइटन थे। अमर रक्त सागर में अगर वह उनसे मिलता तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो जाती। सौभाग्य से उसके पास गैंग्रेल कबीले का नक्शा था, इसलिए उसके लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना मुश्किल नहीं था। संयोगवश पास में ही एक ऐसी जगह थी। 3 घंटे और बीत गए। रक्त देवता क्लोन समुद्र के किनारे पहुंचा। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और चुपचाप अपने आसपास के माहौल को महसूस किया। फिर उसने खुद को सिर हिलाया। ये यहीं होना चाहिए। वान टेंग की आवाज़ रक्त देवता क्लोन के दिमाग में प्रकट हुई। रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और उसके चारों ओर कुछ रक्त कठपुतलियां प्रकट हुईं। फिर वह रक्त के समुद्र में डूब गया और समुद्र की तलहटी में गोता लगा दिया। खून के पुतले चुप रहे। वे उदासीन भाव से खून के समुद्र पर खड़े रहे और उनके शरीर खून के तालाबों में बदल गए।
वे खून के समुद्र में विलीन हो गए और गायब हो गए। खून का समुद्र शांत था। बाहरी लोग कोई अंतर नहीं देख सकते थे। रक्त देवता क्लोन ने रक्त के समुद्र में तेजी से गोता लगाया। उसने रक्त नदी दिव्य शास्त्र का इस्तेमाल किया और रक्त की नदी में बदल गया। यह उसे लाल समुद्री पानी के माध्यम से ले गया। खून के समुद्र की गहराई रसातल थी। जब उसने अभी अभी समुद्र को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक गति का उपयोग किया तो उसे पहले से ही इसका एक संकेत महसूस हुआ। अब जब वह समुद्र के तल पर था तो उसे आखिरकार समझ में आ गया कि खून का समुद्र कितना गहरा था। आधे घंटे बाद समुद्र का तापमान और भी बढ़ गया। समुद्र का तल आखिरकार रक्त देवता क्लोन के सामने आ गया। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक थी। खून के समुद्र की तलहटी में दरारों वाली लाल मिट्टी थी। यह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी। दरार से गहरे लाल रंग की चमक निकली जिससे उसके आसपास का तापमान कई गुना बढ़ गया। दरार वाली जमीन के सामने जमीन धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और गड्ढे में तब्दील हो गई। ये स्पष्ट था कि यह एक पानी के नीचे का ज्वालामुखी था। रक्तदेव क्लोन ने अभी जो भीषण गर्मी महसूस की थी वह इसी स्थान से आई थी। ये वह स्थान था जहां वह अग्नि आत्मा और डार्क फ्लेम को एक साथ लाने के लिए खोज रहा था। रक्त देवता क्लोन की आंखें चमक उठीं। वह बिना किसी हिचकिचाहट के गड्ढे की ओर दौड़ा। तापमान बढ़ता गया और उनके आसपास का समुद्री पानी विकृत होने लगा। यहाँ तक कि एक मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट भी इस तापमान को झेलने में सक्षम नहीं होगा। वे यहाँ लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। लेकिन रक्त देवता क्लोन के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया। इससे उसे ठंडक मिली और उसने उसके पूरे शरीर को अपने घेरे में ले लिया। उसके आसपास का तापमान उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सका। रक्त देवता क्लोन गड्ढे के पास आया और नीचे देखा। वह पहले से ही तपता हुआ लावा देख सकता था। ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास का समुद्री पानी लावा के प्रवाह को प्रभावित नहीं कर रहा था। वह ठंडा भी नहीं हो पा रहा था। गर्जन! रक्त देवता क्लोन मुस्कुराया। जैसे ही वह गड्ढे में गिरने वाला था नीचे से एक भयंकर गर्जना आई। धमाका! एक क्षण में लावा फूट पड़ा और रक्तदेव क्लोन को डुबाने वाला था। हालांकि उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके गड्ढे के पास खड़ा रहा। उसे चिलचिलाती लावा से डर नहीं लग रहा था। टकराना! लावा एक पल में उसके सामने आ गया। हालांकि जैसे ही वह रक्त देवता क्लोन के शरीर को छूने वाला था एक बर्फीली नीली चमक चमक उठी और उसके शरीर के चारों ओर बर्फ की एक परत बन गई जिसने लावा को रोक दिया। यहाँ तक कि तपते लावा के सामने भी रक्तदेव क्लोन के चारों ओर की बर्फ की ढाल पिघलने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। सींग रहित बर्फीले ड्रैगन मोती की ठंडक दिव्य ज्वाला को जमा देने के लिए पर्याप्त थी। एक सामान्य ज्वालामुखी ज्वाला उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती थी। स्वूश! अचानक लावा से एक गहरे लाल रंग की चमक निकली। ये गहरे लाल तीर की तरह बिजली की गति से रक्त देवता क्लोन की ओर बढ़ी। हम्फ! रक्त देवता क्लोन ने सूंघ कर कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और बर्फ की किरणें बाहर निकलीं। चीख! अचानक एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। गहरे लाल रंग की रोशनी ने खतरे को भांप लिया और अपनी दिशा बदल ली। उसने हमला करना छोड़ दिया और भागना चाहा। रक्त देवता क्लोन दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। ये बात काफी चतुराईपूर्ण थी, लेकिन भागना असंभव था। उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी भौहों के बीच एक चमक सी चमक उठी। आध्यात्मिक गतिशीलता उभरी और उसके सिर के ऊपर बर्फीले सींग रहित ड्रैगन मोती ने ठंडी चमक बिखेरी। बर्फ के टुकड़े फैल गए। दरार! कुछ ही पलों में उसके सामने का लावा हवा में जम गया। यहाँ तक कि उसके आसपास का समुद्री पानी भी जम गया। समुद्री पानी में यह एक अजीब दृश्य था। जमे हुए लावा में एक अजीब गहरे लाल रंग का तारा असाधारण रूप से विशिष्ट दिखाई दे रहा था। वान टेन की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। उसका चेहरा अजीब हो गया। क्या मैं इतना बदकिस्मत हूँ? जब रक्त देवता क्लोन समुद्र की तलहटी में गोता लगा रहा था तो कुछ प्राणी समुद्र में तेजी से आगे बढ़ रहे थे जिन्हें रत्नगर से अमर रक्त सागर में टेलीपोर्ट किया गया था। उनके शरीर में मौजूद डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स निडरता से उनके चारों ओर घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ खोज रहे हों। यदि वान टेंग यहाँ होता तो उसे पता चल जाता कि जिस क्षेत्र की वे तलाश कर रहे थे वह गंग्रेल कबीले के नक्शे पर सफ़ेद रेखा से चिन्हित क्षेत्र था। कुछ घंटों बाद वे आकृतियां पुनः एकत्रित हुईं और गंभीरता से अपना सिर हिलाने लगीं। उस बदमाश की गति बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि वह इस क्षेत्र को छोड़कर चला गया है, गहरे लाल रक्त के धुंध में लिपटी एक आकृति ने ठंडे स्वर में कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, यदि वह इस क्षेत्र से चला गया है तो उसे दोबारा ढूंढना आसान नहीं होगा। आकृतियां खामोश हो गईं। वे अच्छी नहीं लग रही थीं। पहले तो उन्होंने सोचा कि जब तक वे इस क्षेत्र में दूसरे पक्ष को ढूंढ लेंगे तब तक उच्च स्तरीय शैतान सम्राट उसे आसानी से पकड़ और मार सकेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला व्यक्ति उनके सामने से गायब हो जाएगा। बहुत खोजने पर भी वे उसे नहीं ढूंढ पाए।
उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट को यह नहीं पता था कि वांग टेंग नहीं चाहता था कि उसके जाने के बाद कोई उसे खोजे। इसलिए उसने जानबूझकर उन क्षेत्रों से परहेज किया जहां लोग थे। अपनी असामान्य स्वर्गीय आध्यात्मिक शक्ति के साथ यह उसके लिए उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त से अधिक था। इसलिए उच्च स्तरीय शैतान सम्राट वांग टेंग को बिल्कुल भी नहीं खोज पाए। उन्होंने शुरू से ही वांग टेंग के आत्मा क्षेत्र को कम करके आंका। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि कोई नहीं जानता था कि रक्त देवता क्लोन के पीछे किस तरह का राक्षस था। संक्षेप में, वह एक बग था। जब तक वे अनंत स्तर की उपस्थितियां नहीं भेजते, वे उसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर वह इस क्षेत्र को छोड़ देता है तो ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। एक अंधेरे प्रेत ने असहाय होकर कहा, हमें उसे ढूंढना ही होगा। ये शैतान टाइटन ज़ूकैन का आदेश है। अगर हम खाली हाथ लौटे तो परिणाम के बारे में सोचो। पिशाच अंधेरे प्रेत ने उसे बीच में रोका और ठंडे स्वर में कहा, चलो उसे खोजते हैं। उसे बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि हम अपनी उच्च स्तरीय शैतान सम्राट क्षमता के साथ निम्न स्तरीय शैतान सम्राट को नहीं खोज सकते। एक अन्य पिशाच अंधेरे प्रेत ने अपने दांत पीसते हुए कहा। प्रमुख पिशाच डार्क अपैरिशन ने कहा, यदि कोई उसे पाता है तो तुरंत कार्रवाई न करें। पहले दूसरों से संपर्क करें। हमें उससे निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। क्या ऐसा करने की कोई ज़रूरत है? वह तो बस एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट है, एक पिशाच अंधेरे प्रेत ने तिरस्कार के साथ कहा। तुम्हें उसके बारे में बहुत कुछ सुनना चाहिए था। अफवाहें सच हैं, इसलिए तुम्हें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही, तुम्हें क्या लगता है कि शैतान टाइटन ने इतने सारे उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को उससे निपटने के लिए क्यों कहा? पिशाच अंधेरे प्रेत ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, हमें मिशन पूरा करना चाहिए। अगर हम किसी की वजह से मिशन पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम उससे शैतान टाइटन ज़ूकैन को खुद समझाने के लिए कहेंगे। बस इतना ही, अलग हो जाओ और खोजो। समय बर्बाद मत करो। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने सभी की उपेक्षा की और गहरे लाल प्रकाश की किरण में बदल गया तथा वहीं गायब हो गया। पिशाच अंधेरे प्रेत की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे अजीब लगा और उसने कहा, एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट कितना सक्षम हो सकता है? हमारे द्वारा तैयार किए गए तरीकों से हम उससे निपटने में सक्षम होंगे जब तक कि हम रक्त देवता वेदी के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं। दुर्भाग्यवश किसी ने भी उन्हें उत्तर नहीं दिया। पिशाच अंधेरे प्रेत ने तिरस्कार की मांग की। उसने दूसरे अंधेरे प्रेतों पर नजर डाली और गहरे लाल प्रकाश की किरण में बदल गया और वहीं गायब हो गया। शेष पिशाच अंधेरे प्रेत अपना सिर हिलाते रहे। हालांकि वे अपनी सुरक्षा कम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे तितर बितर हो गए और खोज शुरू कर दी। यदि बाहरी लोगों को पता चले कि उन्होंने एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट से निपटने के लिए इतने शक्तिशाली उच्च स्तरीय शैतान सम्राटों को भेजा है तो शायद उनके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। अल्पविराम, वांग टेंग को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अमर रक्त सागर के तल पर वांग टेंग ने अजीब भाव से स्टारफिश जैसे तारा जानवर को देखा। ये हो सकता है रक्त सागर की आत्मा। यदि वह सही था तो यह अमर रक्त सागर से जन्मी रक्त सागर आत्मा थी। ये रक्त कठपुतली बनाने के लिए मुख्य सामग्री थी। यह एक स्टारफिश की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तव में। वांग टेंग ने रक्त देवता क्लोन को आगे बढ़ने के लिए कहा। उसने अपने हाथ को ब्लेड की तरह इस्तेमाल किया और बर्फ को काट दिया। उसने एक क्यूब काटा और बर्फ से जमी हुई स्टारफिश को बाहर निकाला। टकराना, उसकी हथेली से काली ज्वाला निकली और बर्फ को पिघला दिया। चीख, स्टारफिश चीखी। उसका शरीर एंट गया और खून की एक गेंद में बदल गया। वह रक्त देवता क्लोन से बचना चाहती थी। क्या तुम अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। डार्क फ्लेम ने बाहर निकलकर एक पिंजरा बनाया जिसमें खून की गेंद फंस गई। स्वूश, खून की गेंद को खुद को स्थिर करने का समय नहीं मिला। वह डार्क फ्लेम द्वारा बनाए गए पिंजरे में जोर से जा गिरी। उसका पूरा शरीर डार्क फ्लेम से घिरा हुआ था और उसने ऐसी फुफकार भरी आवाज निकाली मानो वह पिघल रही हो। लाल धुंध दिखाई दी। जी, एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। क्या तुम अभी भी आज्ञाकारी नहीं हो? रक्त देवता क्लोन ने शांति से पूछा। जी जी जी। खून की गेंद छटपटाई और फिर से स्टारफिश में बदल गई। उसका सिर हिलता रहा। उसकी आवाज़ पहले जैसी तीखी नहीं थी और वह थोड़ी उदास लग रही थी। क्या वह हार मान रहा है? रक्त देवता क्लोन की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि यह छोटा सा जीव डरपोक है। इसमें ज़रा भी आत्मसम्मान नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो जब उसे समझ में आ जाता कि वह जीत नहीं सकता तो वह भागता नहीं। वांग टेंग, यह क्या है? राउंड बॉल की जिज्ञासु आवाज़ वांग टेंग के दिमाग में आई। क्या तुम नहीं बता सकते? ये रक्त सागर आत्मा है। वांग टेंग ने भी आवाज़ संचरण का उपयोग किया। उसने राउंड बॉल और आइसित से संवाद करने के लिए वॉयस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। उसे डर था कि खून के समुद्र में मौजूद दूसरी ताकतवर मौजूदगी उसके भेष को देख लेंगी।
आखिरकार रक्त सागर पलटने वाली व्यूह रचना बहुत भयानक थी। अपनी विशेषताओं के कारण वह व्यूह रचना को किसी से भी बेहतर समझता था। पलटना पलटना ये सरनी आकाश को उल्टने के लिए जानी जाती थी, इसलिए यह कोई साधारण सरनी नहीं थी। संभवतः इसने पूरे अमर रक्त सागर को कवर किया था। वांग टेंग सिर्फ अनुमान लगा रहा था, लेकिन फिर भी उसने किसी भी स्थिति में सावधान रहने का फैसला किया। रक्त सागर की आत्मा। राउंड बॉल एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने प्रतिक्रिया दी। ये रक्त सागर की आत्मा है। रुको, क्या रक्त सागर की आत्माएं दुर्लभ नहीं हैं? इसे पाना इतना आसान क्यों था? ये समझ में आता है कि उसने इस बारे में तुरंत क्यों नहीं सोचा। रक्त सागर की आत्माएं अमर रक्त सागर में भी दुर्लभ थीं। कई लोग अमर रक्त सागर में कई बार प्रवेश करने के बाद भी उसे नहीं पा सकते। यदि ऐसा न होता तो रक्त कठपुतलियां इतनी दुर्लभ नहीं होतीं। जागोरम को तब आश्चर्य हुआ जब उसने रक्तपुत्र महल में बहुत सारी रक्त कठपुतलियां देखीं। अंत में जब वांग टेंग ने पहली बार अमर रक्त सागर में प्रवेश किया तो उसे एक यादृच्छिक स्थान मिला और एक रक्त सागर आत्मा से मुलाकात हुई। अगर वह उन्हें बताता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। क्या अब तुम्हें मुझ पर विश्वास है? क्या तुम्हारा भाग्य की देवी के साथ कोई संबंध है? राउंड बॉल ने पूछा। इस आदमी को हमेशा अप्रत्याशित अवसर मिलते थे। उसकी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। नहीं, सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि कई मामले हैं, अचानक एक ठंडी आवाज ने धीरे से कहा। वांग टेंग, क्या ये वह बात थी जो अमर स्तर की उपस्थिति ने कही थी? क्या तुम आत्मा का अंश हो? तुम इतने निर्लज क्यों हो? यह आत्मा का एक टुकड़ा होगा। मुख्य आत्मा ऐसी नहीं होगी। हा हा हा। राउंड बॉल ने जब वांग टेंग के अवाक भाव को देखा तो वह जोर से हंस पड़ा। मैं तुमसे परेशान नहीं हो सकता। वांग टेंग ने गुस्से से अपनी आंखें घुमाईं। उसने अपना सिर हिलाया और रक्त सागर आत्मा को देखा। उसकी आंखों में बैंगनी सुनहरी रोशनी थोड़ी सी टिमटिमा रही थी। ये रक्त सागर आत्मा केवल मध्य स्तरीय साम्राज्य स्तर पर ही लग रही थी। दायरे के संदर्भ में यह उसके बराबर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने उस पर हमला करने की हिम्मत की। शायद इसने सोचा कि उसकी क्षमता इसके बराबर है। अंत में उसने लोहे की प्लेट को लात मारी और अपने दुश्मन के हाथों में जा गिरा। वह कैदी बन गया। यदि रक्त सागर आत्मा ज्वालामुखी के तल में छिप गई या चुपचाप निकल गई तो वांग टेंग उसे खोज पाने में सक्षम नहीं हो सकेगा। कम से कम जब वह वहां पहुंचे तो उन्हें इसकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। रक्त सागर आत्मा की आभा अमर रक्त सागर में पूरी तरह समाहित हो चुकी थी। इसे महसूस करना कठिन था। यही कारण था कि रक्त सागर आत्मा को ढूंढना अत्यंत कठिन था। वांग टेंग बहुत खुश था। पहले तो वह बस अग्नि आत्मा और डार्क फ्लेम को मिलाने के लिए कोई यादृच्छिक स्थान ढूंढना चाहता था। उसे ऐसी फसल मिलने की उम्मीद नहीं थी। यह एक मुफ्त भोजन था। इस रक्त सागर आत्मा के साथ वह अपना स्वयं का रक्त कठपुतली बना सकता था। जब से उसने रक्तपुत्र महल में रक्त कठपुतलियां देखी थीं, वह अपने लिए भी एक बनाना चाहता था। अब उसका मौका आ ही गया था। बेशक ये बहुत अच्छा होगा यदि वह कुछ और बना सके। हालांकि रक्त सागर आत्मा का स्तर थोड़ा कम लग रहा था। ये केवल मध्य स्तरीय शाही स्तर पर था, जो ब्रह्मांड क्षेत्र के बराबर था। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और मन ही मन सोचा। चूंकि वह खून की कठपुतली बनाना चाहता था, इसलिए उसे कम से कम स्वर्ग के दायरे में तो होना ही था। अगर नहीं तो वह उसकी हैसियत के लायक कैसे हो सकता था? उस स्थिति में रक्त सागर आत्मा को भी उच्च स्तरीय शाही स्तर पर होना आवश्यक था। ये बेहतर होगा यदि यह अंतिम चरण के शाही स्तर पर हो। वह ब्रह्मांड स्तर के रक्त कठपुतलियों का निर्माण कर सकता है। वह रक्त सागर आत्मा का स्तर कैसे बढ़ा सकता था? सापेक्षतः कहा जाए तो यह उतना कठिन नहीं था। रक्त सागर आत्मा तारा जानवरों या मार्शल योद्धाओं की तरह नहीं थी। उन्हें कदम दर कदम साधना करने की जरूरत नहीं थी। वे अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए एक विधि का उपयोग कर सकते हैं, भक्षण। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह अपनी ही प्रजाति को निगल रहा था। रक्त सागर आत्माएं एक दूसरे को खाकर अधिक शक्तिशाली बन सकती हैं। दरअसल यह एक तरह का एकीकरण था। एक दूसरे में विलीन होने के बाद बची हुई आत्माएं एक संग्रह की तरह थीं। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार का जीवन रूप एक विशेष उपस्थिति थी। वास्तव में कुछ मायनों में रक्त सागर आत्मा बिजली आत्मा और अग्नि आत्मा के समान थी। हालांकि बिजली आत्मा और अग्नि आत्मा रक्त सागर आत्मा की तुलना में दुर्लभ और अधिक कीमती थे। वहां रक्त सागर आत्माएं बहुत अधिक नहीं थीं, लेकिन इस समुद्र में उनमें से बहुत सारी होनी चाहिए। वे अमर रक्त सागर के विशेष प्राणी थे। वांग टेंग का दिमाग तेजी से काम करने लगा। रक्त सागर आत्मा को देखते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि उसे इस छोटे जीव को मोटा करने की जरूरत थी। अगर वह मोटा नहीं था तो वह उसे कैसे मार सकता था? डार्क फ्लेम पिंजरे में रक्त सागर आत्मा बिना किसी कारण के कांप उठी, मानो उसने उसकी निगाह को भांप लिया हो। वह असाधारण रूप से डरपोक दिख रही थी।
वांग टेंग ने हंसते हुए उसे दूर रख दिया। फिर उसने रक्त देवता क्लोन को नीचे गड्ढे में उतरने दिया। रक्त सागर आत्मा के बिना नीचे का लावा धीरे धीरे शांत हो गया। अमर रक्त सागर में बहुत कम जीवित प्राणी थे। कम से कम अब तक उसे किसी का सामना नहीं करना पड़ा था। क्रेटर में कोई अन्य जीवित प्राणी नहीं था, इसलिए कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता था। रक्त देवता क्लोन ज्वालामुखी से गायब हो गया। जब वह लावा में गोता लगा रहा था तो उसका शरीर काली लपटों से ढका हुआ था। चलो इसे यहीं करते हैं। कुछ समय बाद लावा का निचला हिस्सा रक्त देवता क्लोन के सामने आ गया। वह लावा में तैर रहा था और काली लपटों से घिरा हुआ था। बाहर का लावा उसके कपड़ों को बिल्कुल भी नहीं छू सका। अगले ही पल अग्नि आत्मा उसके हाथ में प्रकट हुई। गहरे लाल रंग के अजगर जैसी दिखने वाली अग्नि आत्मा पाताल लोक के जल और नीदर फ्रॉस्ट द्वारा बनाए गए पिंजरे में कैद थी। जब उसने अपने सामने के वातावरण में अचानक परिवर्तन देखा तो उसे कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत अपना सिर उठाया। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और फुफकारने लगी। उसकी आंखें सतर्कता से भरी हुई थीं। छोटे प्राणी, क्या तुम डार्क फ्लेम नहीं चाहते? मुझे तुम्हें तुम्हारा पेट भरने दो। रक्त देवता क्लोन ने हंसते हुए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में डार्क फ्लेम की एक गेंद दिखाई दी। वह बेचैन थी। काली लौ तेजी से जलने लगी। इससे एक भयानक अंधेरा जीव अपने नुकीले दांत दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक अंधेरा जीव अपने नुकीले दांत दिखा रहा हो। हिस! गहरे लाल रंग की अग्नि आत्मा लगातार फुफकार रही थी। उसे और भी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी तीसरी आंख खोली, जिससे एक भयावह लाल रोशनी निकली। क्या तुम अभी भी संघर्ष करने की कोशिश कर रहे हो? रक्त देवता क्लोन ने व्यंग्य किया। उसने झिझकना बंद कर दिया और अपना हाथ हिलाया। जाओ! धमाका! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके बाएं हाथ में मौजूद डार्क फ्लेम तेजी से बढ़ गई और एक गेंद में तब्दील हो गई। फिर यह एक विशाल मुंह की तरह अग्नि आत्मा पर झपटा। हिस हिस! अग्नि आत्मा ने बेचैनी से अपना शरीर घुमाया। वह पाताल लोक के जल और नीदर फ्रॉस्ट द्वारा बनाए गए पिंजरे के चारों ओर इस तरह से घूम रही थी मानो वह आज़ाद होना चाहती हो। अगले ही पल रक्त देवता क्लोन ने अपना हाथ हिलाया और पिंजरा गायब हो गया। अग्नि आत्मा फुफकारने लगी और लाल प्रकाश की किरण में बदल गई। वह भागना चाहती थी। हालांकि डार्क फ्लेम ने पहले ही उस पर हमला कर दिया था और उसे निगल लिया था। अग्नि आत्मा की आकृति रक्त देवता क्लोन की दृष्टि से गायब हो गई। हिस हिस! हालांकि डार्क फ्लेम के भीतर से फुफकारें आती रहीं। डार्क फ्लेम एक गेंद की तरह हवा में तैर रही थी। हालांकि गेंद की सतह अनियमित रूप से फैलती रही, जैसे कि अंदर कुछ लगातार टकरा रहा हो, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भस्म स्थान में वांग टेंग ने अपनी असली आंख को सक्रिय किया और डार्क फ्लेम के अंदर की स्थिति को देखा। उसी समय उसके शरीर में डार्क नक्षत्र बल लगातार बाहर निकलता रहा और डार्क फ्लेम में विलीन हो गया। ये भयंकर रूप से जल रहा था। स्वूश! अगले ही पल डार्क फ्लेम से एक गहरे लाल रंग की ज्वाला निकली, जिससे डार्क फ्लेम की सतह पर एक छेद बन गया। अग्नि आत्मा अंधेरे ज्वाला के भीतर प्रकट हुई। वह थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रही थी क्योंकि वह मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। दुर्भाग्यवश ये सब व्यर्थ था। अग्नि आत्मा को डार्क फ्लेम ने अपनी चपेट में ले लिया और छेद तुरंत ठीक हो गया। अग्नि आत्मा फिर से फंस गई। डार्क फ्लेम ने आग की आत्मा को उग्रता से निगल लिया। यह एक रस्साक्षी थी। जो अंत तक डटा रहेगा वही अंतिम विजेता होगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। अग्नि आत्मा का संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। इसके बजाय ये और अधिक तीव्र होता गया। अग्नि आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी से उत्पन्न एक विशेष जीवन रूप थी। इसमें सभी ज्वालाओं को भस्म करने की क्षमता थी। अन्यथा ये डार्क फ्लेम को भस्म करने के बारे में नहीं सोचती। इसलिए भले ही अग्नि आत्मा अंधकार में ज्वाला में फंस गई थी, फिर भी उसके पास जवाबी कार्रवाई करने के तरीके थे। डार्क फ्लेम अग्नि आत्मा को निगलना चाहती थी और अग्नि आत्मा डार्क फ्लेम को निगलना चाहती थी। डार्क फ्लेम की शक्ति अग्नि आत्मा को भी मजबूत करेगी। एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया के दौरान अग्नि आत्मा की शक्ति धीरे धीरे मजबूत होती गई। उसके शरीर से मोटी अग्नि शक्ति फूटती रही। फिर उसका शरीर तेजी से फैल गया और एक विशालकाय अजगर के शरीर में बदल गया। गर्जन! उसकी क्रोधित दहाड़ ज्वालामुखी में गूंज उठी, लावा की परतों से होती हुई रक्त के समुद्र में गूंज उठी। वांग टेंग की अभिव्यक्ति बदल गई। उसके माथे से आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा बाहर निकली और ध्वनि को बंद करने के लिए उसके चारों ओर अंतरिक्ष की लकीरें बन गईं। वह अन्य अंधकार में प्रेतों को आकर्षित नहीं करना चाहता था। ये वह महत्वपूर्ण क्षण था जब अग्नि आत्मा और डार्क फ्लेम एक दूसरे को खा रहे थे और एक दूसरे में विलीन हो रहे थे। कुछ भी नहीं होना चाहिए। सौभाग्य से वांग टेंग प्राचीन अंतरिक्ष रून में पारंगत था। कुछ ही सेकंड में वह एक सील बनाने में सक्षम था ताकि ध्वनि अब और न सुनी जा सके। गर्जन! लगातार गुस्से से भरी दहाड़ें सुनाई दे रही थीं। अग्नि आत्मा एक विशाल ज्वलंत अजगर में एकत्रित हो गई और अंधेरे ज्वाला से बचने के लिए संघर्ष करने लगी। अंधकार ज्वाला फैल चुकी थी और उसे बंद करने का कोई रास्ता नहीं था।
एकत्रित हो जाओ, वांग टेंग ने सख्ती से चिल्लाकर कहा। एकत्रित हो जाओ, रक्त देवता क्लोन ने उसी समय चिल्लाया। आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा बाहर निकली और डार्क फ्लेम को एकत्रित किया। यह विशालकाय अजगर के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था। गर्जन, अग्नि आत्मा को दर्द महसूस हुआ और वह गुस्से में दहाड़ने लगी। उसने अपने शरीर पर लगी काली लपटों से छुटकारा पाने के लिए अपने चारों ओर लावा फेंका। ये दृश्य देखकर वांग टेंग के मन में एक आध्यात्मिक प्रकाश चमक उठा। आकाश कैद जंजीर। वह पहले से ही आकाश को कैद करने वाली जंजीर में निपुणता प्राप्त कर चुका था और यह एक पूर्ण विशेषता थी। वह डार्क फ्लेम को आकाश को कैद करने वाली जंजीर में संघनित कर सकता था। इस तरह डार्क फ्लेम में स्काई इम्प्रिजनिंग चेन की लॉक क्षमता होगी। प्रभाव आश्चर्यजनक होगा। आकाश कैद श्रृंखला बहुत उच्च स्तर की थी, इसलिए वांग टेंग इसे कम समय में नहीं बना पाएगा। हालांकि यह अग्नि आत्मा केवल उच्च स्तरीय शाही स्तर पर थी, जो स्वर्ग क्षेत्र के बराबर थी। भले ही उसने आकाश कैद श्रृंखला का केवल एक छोटा सा हिस्सा बनाया हो, यह इस अग्नि आत्मा से निपटने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। वांग टेंग ने जब इस बारे में सोचा तो वह थोड़ा रोमांचित हो गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत काम करना शुरू कर दिया। धमाका, अगले ही पल उसकी आंखों में रून दिखाई दिए। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को नियंत्रित किया और डार्क फ्लेम को एक में एकत्रित कर दिया। स्वूश, एक पल में काली ज्वाला से काली जंजीरें बन गईं। वे लावा में बिखर गईं। डार्क फ्लेम बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए उसके आसपास का लावा दूर चला गया। वह और करीब नहीं आ सका। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। असली स्काई कैद चेन के लिए सिर्फ एक साधारण चेन नहीं, बल्कि उससे जुड़े रूनों को तराशना जरूरी था। उसने अपनी नज़रें एकाग्र की और रक्त देवता क्लोन की आध्यात्मिक शक्ति और मुख्य शरीर हिलने लगा। वे चाकुओं में बदल गए और जंजीरों पर आकाश कैद करने वाली जंजीर के लिए जरूरी रून उकेर दिए। रून अत्यंत रहस्यमय थे, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के पैटर्न। सामान्य रून गुरुओं को उन्हें समझने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होगी। हालांकि जब वांग टेंग को आकाश कैद करने वाली श्रृंखला विशेषता प्राप्त हुई, तो उसे पहले से ही संबंधित ज्ञान प्राप्त हो चुका था। रूनों के बारे में उसकी समझ एक गहन स्तर पर पहुंच गई थी। इसके अलावा वह एक संत स्तर का रून मास्टर था, इसलिए उन रूनों को तराशना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसे बस कुछ समय की आवश्यकता थी ताकि वह पर्याप्त रून तैयार कर सके जिससे आकाशबंदी श्रृंखला अपनी शक्ति का एक हिस्सा मुक्त कर सके। गर्जन, अग्नि आत्मा ने उन्मत्त होकर संघर्ष किया और क्रोध में दहाड़ने लगी। उसने अपना मुंह खोला और काली लपटों को निगल लिया। वह बलपूर्वक डार्क फ्लेम को निगलना चाहता था। वांग टेंग गंभीर हो गया। उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और अपने दिल में चिल्लाया, आइसिथ। ठीक है, आइसिथ ने आलस से जवाब दिया। रक्त देवता क्लोन के ऊपर तैरता हुआ सींग रहित बर्फ ड्रैगन मोती हिलने लगा। मोती से बर्फीली ठंडक बाहर निकल रही थी। दहाड़, अग्नि आत्मा ने एक अनिच्छुक और क्रोधित दहाड़ लगाए। उसका शरीर तुरंत बर्फ से ढक गया, जो उसकी पूंछ से लेकर उसके सिर तक फैल गई। बर्फ की ज्वाला, अग्नि आत्मा के लिए यह एक ऐसी शक्ति थी जो उसे धमकी दे सकती थी। वांग टेंग ने जब यह दृश्य देखा तो उसे और भी अधिक सहजता महसूस हुई। आइसिथ की मदद से अग्नि आत्मा कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाएगी। यदि वह नहीं चाहता था कि डार्क फ्लेम अग्नि आत्मा को निगल जाए तो उसे इतना प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अग्नि आत्मा की उपेक्षा की और रून बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। रक्त देवता क्लोन और मुख्य शरीर के सहयोग से डार्क फ्लेम द्वारा बनाई गई जंजीरों पर रहस्यमय रून दृश्यमान गति से दिखाई देने लगे। आइसिथ की नज़र हॉर्नलेस आइस ड्रैगन पल में लगी काली जंजीरों पर पड़ी। वह भौचक्की रह गई और हैरान रह गई। ये जंजीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। उसे यह एहसास नहीं था कि जब उसे अतीत में मारा गया था तो उसकी आत्मा का केवल एक छोटा सा हिस्सा सीम रहित आइस ड्रैगन पल में बंद था। उसकी आत्मा पहले से ही क्षतिग्रस्त थी और कुछ यादें धुंधली या अधूरी थीं। ये केवल कुछ परिस्थितियों में ही याद रख सकती थी। इस समय उसे काली जंजीरें पहचानने लायक लगी, लेकिन वह उन्हें याद नहीं कर पाया। वह हैरान था। गर्जन, अग्नि आत्मा यहाँ फंसने को तैयार नहीं थी। उसके शरीर पर लपटें उठती रहीं और लपटों के भीतर काली लपटें भी दिखाई दीं। वे डार्क फ्लेम के समान थीं। चिलचिलाती गर्मी तुरंत बाहर आ गई। दरार, उसके शरीर पर जमी बर्फ पिघली नहीं बल्कि दरारें दिखने लगीं। वे बाहर की ओर फैल गईं और पूरी तरह टूटने वाली थीं। हाँ, आइसिथ ने आंखें सिकोड़कर कहा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमकी और वह सींग रहित आइस ड्रैगन पल से बाहर निकल गई। उसने मनके के चारों ओर चक्कर लगाया और एक धीमी दहाड़ लगाए। धमाका, एक क्षण में सींग रहित बर्फीले ड्रैगन मोती से एक मोटी ठंडी हवा निकली और संघर्षरत अग्नि आत्मा की ओर बढ़ी। गर्जन, विशालकाय अजगर हमले से बचने के लिए अपना शरीर हिलाता रहा। दुर्भाग्य से वह बहुत करीब था और ठंड बहुत तेज गति से फैल रही थी। वह समय रहते बच नहीं सका और फिर से चपेट में आ गया। इस बार उसका विशाल शरीर बर्फ में जम गया था, यहाँ तक कि उसके शरीर पर लगी काली लपटें भी जम गई थीं।
वे बर्फ की शक्ति को भेद नहीं पा रही थीं। लेकिन उसकी तीसरी आंख में गहरा लाल प्रकाश इकट्ठा हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण फूट पड़ेगा। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम पिछली बार ऐसा नहीं कर पाए थे और तुम फिर से ऐसा नहीं कर सकते। आइसिथ ने भी इस बात को नोटिस किया। उसकी आंखों में उपहास का भाव था और वह व्यंग्य कर रही थी। गर्जन! उसका शरीर तुरंत फैल गया और कुछ 100 फीट चौड़ा हो गया। फिर उसने अचानक अपना मुंह खोला। अत्यधिक बर्फीली शक्ति अंदर इकट्ठी हो गई और प्रकाश की एक विशाल बर्फीली नीली गेंद में बदल गई। अचानक अग्नि आत्मा के विशालकाय अजगर के माथे पर दरारें दिखाई देने लगीं। उसकी तीसरी आंख की गहरी लाल चमक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। धमाका! एक जोरदार विस्फोट हुआ। तीसरी आंख की सतह पर जमी बर्फ टूट गई और एक गहरे लाल रंग की चमक निकली। ये चमक आइसीथ की ओर बढ़ी। आइसीथ के प्रति उसका क्रोध वांग तेंग के प्रति क्रोध से अधिक प्रबल था। साथ ही उसे ये भी पता था कि यदि उसने इस शक्तिशाली शत्रु को पराजित नहीं किया तो उसके पास बचने का कोई मौका नहीं है। गर्जन! आइसीथ को डर नहीं लगा। उसकी ठंडी आंखों में अंतहीन ठंडक थी। उसने अपना मुंह थोड़ा बंद किया और उसमें मौजूद बर्फ नीली रोशनी की गेंद फट गई। वह रोशनी की किरण में बदल गई और नीचे गिर गई। धमाका! गहरे लाल रंग का प्रकाश स्तंभ बर्फीले नीले रंग के प्रकाश स्तंभ से टकराया। एक भयानक विस्फोट हुआ। ये टक्कर पिछली टक्कर से भी अधिक भयानक थी। भीषण गर्मी और बर्फ की ताकतें सभी दिशाओं में फैल गईं। लावा का आधा हिस्सा जम गया जबकि दूसरा आधा तेज गर्मी के कारण तुरंत वाष्पित हो गया। यह एक भयानक दृश्य था। धमाका! समुद्र की तलहटी कांपने लगी। ज्वालामुखी की सतह पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। गहरा लाल प्रकाश फैल गया और जमीन से लावा बहने लगा। इस इलाके में खून का समुद्र उबलने लगा। समुद्र का पानी उछलने लगा जिससे भयानक गर्मी निकलने लगी। खून जैसा लाल समुद्री पानी उबलता हुआ दिखाई देने लगा। समुद्र की सतह पर बुलबुले दिखाई देने लगे। धमाका! अगले ही पल ज्वालामुखी अनियंत्रित रूप से फट गया। क्रेटर से भयानक लावा फूट पड़ा। समुद्र की सतह फट गई थी। उसके चारों ओर बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। समुद्र का पानी वाष्पित हो गया और समुद्र की सतह पर खून की मोटी धुंध छा गई। पूरा इलाका जलमग्न हो गया। आगे क्या हो रहा है? कुछ दूर पर आसमान में एक पिशाच जैसा काला सा भूत दिखाई दिया। उस जगह को देखते हुए उसकी नज़रें हल्की सी झपक रही थीं। इस भारी हंगामे ने तुरंत उनका ध्यान आकर्षित किया। ये जगह बहुत दूर थी लेकिन फिर भी कभी कभी काली प्रेतात्माएं यहाँ से गुजरती थीं। इस बार पिशाच काली प्रेतात्मा ने ज्वालामुखी का विस्फोट देखा। अचानक उसके मन में एक विचार आया और वह तुरंत उस दिशा में उड़ चला। सामान्यतः जब ऐसा होता था तो इस बात की प्रबल संभावना होती थी कि कोई खजाना मिल गया है। पिशाच का काला भूत उत्तेजित हो गया। हालांकि वह अभी भी बहुत सावधान था। उसने रक्तधुंध में सावधानी से प्रवेश करने से पहले क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। तापमान बहुत अधिक है। क्या ये किसी प्रकार का अग्नि घटक खजाना है? वह बेकाबू होकर भौहें सिकोड़कर खून के समुद्र की सतह पर खड़ा हो गया। उसने महसूस किया कि समुद्र की तलहटी से लगातार तापमान बढ़ रहा है और वह खुद पर आश्चर्य कर रहा था। अंधेरे प्रेत मुख्य रूप से अंधेरे की शक्ति का उपयोग करते थे जबकि पिशाच अपने शरीर में रक्त की शक्ति भरते थे। हालांकि वे प्रकाश बल के अलावा अन्य शक्तियों का भी उपयोग कर सकते थे। कई वर्षों तक अंधेरे भूत प्रेतों से निपटने के बाद वांग तेंग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। ये काले भूत ज्यादातर काले भूत ही थे लेकिन उनके पास कई अन्य कौशल भी थे। अगर आप उन्हें नीची नज़र से देखते तो आपको बहुत तकलीफ होती। इस प्रकार जब पिशाच के अंधेरे प्रेत ने समुद्र की तलहटी में चिलचिलाती गर्मी महसूस की तो वह बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ। इसके बजाय वह प्रत्याशा से भर गया। अग्नि तत्व के खजाने अपनी शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा यह अमर रक्त सागर में पैदा हुआ एक खजाना था। ये रक्त की शक्ति से सना हुआ होना चाहिए और उनके जैसे पिशाचों के लिए बेहद उपयुक्त था। वह भाग्यशाली था कि उसे एक मिल गया। वह उसे कैसे जाने दे सकता था? ये समुद्र की तलहटी में होना चाहिए। पिशाच की आंखों में एक तेज चमक थी। उसे लगा कि वह सब कुछ समझ गया है, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र में गोता लगा दिया। हालांकि बाहर की ओर बढ़ती चिलचिलाती गर्मी के कारण कुछ प्रतिरोध हुआ। उसकी गति बहुत धीमी हो गई। समुद्र की तलहटी में लावा के नीचे आइसीथ और अग्नि आत्मा के बीच लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई। दरारों की आवाजें सुनाई देने लगीं। प्रकाश के गहरे लाल स्तंभ पर भयावह दरारें दिखाई देने लगीं। अग्नि आत्मा की पुतलियां जोर से उछलीं। वह अचंभित थी। टकराना! एक पल में प्रकाश का गहरा लाल स्तंभ फट गया और आग और प्रकाश की छोटी छोटी चिंगारियों में बदल गया। फिर प्रकाश का बर्फीला नीला स्तंभ अपनी उपस्थिति जारी रखता है और अग्नि आत्मा की ओर बढ़ता है। आइसिथ! इसी समय पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। आइसीथ ने तुरंत वांग तेंग के इरादे को समझ लिया। उसने अपना सिर झुकाया और प्रकाश का बर्फीला नीला स्तंभ अचानक से भटक गया।
यह अग्नि आत्मा के शरीर को छूता हुआ उसके ऊपर जा गिरा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अग्नि आत्मा मौके पर ही स्तब्ध रह गई। उसे समय रहते यह एहसास ही नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। उसे लगा कि वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल विस्फोटों की आवाज़ें उसके कानों के पास गूंजती रहीं। लेकिन इससे पहले कि वह खुश हो पाता, सामने से काली जंजीरें आईं और जोर से खड़खड़ाने लगीं। अग्नि आत्मा को होश आ गया और वह भागना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर काली जंजीरों में उलझा हुआ था। उसे कसकर बांधा गया था। गर्जन। अग्नि आत्मा आश्चर्यचकित थी। वह क्रोध में दहाड़ने लगी और काली जंजीरों को तोड़ना चाहती थी। चर्चा। काली जंजीरों की सतह पर रहस्यमय और जटिल रून चमक उठे, जिससे एक अजीब सी शक्ति निकल रही थी। काली जंजीरें बेहद सख्त हो गईं। चाहे उसे कितनी भी जोर से खींचा जाए, वह उन्हें तोड़ नहीं सकती थी। ये जंजीरें। आइसीत की नज़र कभी धुंधली तो कभी साफ हो जाती थी। वह गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। परिष्कृत करें। रक्त देवता क्लोन के मुंह से एक चीख निकली। काली जंजीरों पर काली आग के गोले उभरे और उन्होंने अग्नि आत्मा को अपने में समाहित कर लिया। दहाड़ दहाड़ दहाड़। अग्नि आत्मा सदमे और गुस्से में दहाड़ने लगी। उसने उन्मत्त होकर संघर्ष किया और लावा को हिलाया, जिससे ज्वालामुखी लगातार फटने लगा। दुर्भाग्य से ये सब व्यर्थ था। आकाश को कैद करने वाली जंजीर और डार्क फ्लेम की दोहरी शक्तियों के तहत ये धीरे धीरे नुकसान में था। इसके शरीर पर लगी लपटें डार्क फ्लेम द्वारा भस्म होती रहीं और विशालकाय अजगर का शरीर सिकुड़ता रहा। जैसे ही अग्नि आत्मा ने अपना शरीर सिकुड़ा, काली जंजीरें कस गईं। उसे कसकर बांध दिया गया था ताकि वह अलग अलग दिशाओं में भाग न सके। गर्जन। अग्नि आत्मा की आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई और उसकी तीसरी आंख की रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। वह धीरे धीरे बंद हो गई। विशालकाय जलता हुआ अजगर कई 100 गुना छोटा हो गया था। उसकी आभा कमज़ोर होती जा रही थी। इसकी शक्ति को अंधेरी ज्वाला निगल रही थी। यह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर था। रक्तदेव क्लोन लावा में पैर मोड़कर बैठा था और इस दृश्य को उदासीनता से देख रहा था। आकाशबंदी श्रृंखला की शक्ति के साथ अग्नि आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती थी और केवल आज्ञाकारी रूप से ही उसका भक्षण किया जा सकता था। वांग टेंग को इस परिणाम की उम्मीद थी, इसलिए वह चिंतित नहीं थे। वह बस समय की बात थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। अग्नि आत्मा की मोटाई घटकर 1 हाथ जितनी रह गई थी और उसकी लंबाई लगभग 5 मीटर थी। जब उसने ये दृश्य देखा तो वह अपने आप को दुख से चीखने से नहीं रोक सका। अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है, रक्त देवता क्लोन ने शांति से कहा। अग्नि आत्मा की बुद्धि कम नहीं थी। वह दुख में रोती रहती थी और उसकी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही थी। ये छोटा सा जीव थोड़ा दयनीय लग रहा है। राउंड बॉल की आवाज़ वांग टेंग के दिमाग में आई। वांग टेंग ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। जब उसने अभी प्रतिरोध किया तो वह दयनीय नहीं था, वह बहुत भयंकर था। ये बस निगले जाने को तैयार नहीं है। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। यही तरीका है, जो सबसे योग्य है वही जीवित रहता है, आइसीथ ने ठंडे स्वर में कहा। राउंड बॉल चुप रही। उसे अग्नि आत्मा से सहानुभूति थी क्योंकि वे दोनों जीवित आत्माएं थीं। वह नहीं चाहती थी कि वांग टेंग उसे जाने दे। हॉन्फना। अग्नि आत्मा के मुंह से एक लंबी फुफकार निकली। उसने अचानक अपना सिर उठाया और फुफकारने लगी। उसकी बंद तीसरी आंख फिर से खुल गई और उसकी आंखों से एक चमकदार गहरे लाल रंग की चमक फूट पड़ी। अरे नहीं! वांग टेंग को कुछ महसूस हुआ और उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और चिल्लाया, बांधो! अग्नि आत्मा के चारों ओर की काली जंजीरें तेजी से सिकुड़ गईं और उसे कसकर बांध दिया। अग्नि आत्मा की तीसरी आंख में गहरे लाल रंग की चमक हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी तरह की शक्ति ने परेशान कर रखा है। हालांकि उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। उसकी आंखों की चमक और भी तेज हो गई। धमाका! अगले ही पल उसकी तीसरी आंख की रोशनी फूट पड़ी। क्या? राउंड बॉल आश्चर्यचकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। आइसीथ ने भौहें सिकुड़ीं। उसकी निगाहें गंभीर थीं। वांग टेंग ने भी भौहें सिकुड़ीं। उसने आंखें सिकुड़ीं और उस अग्नि आत्मा को गौर से देखा जो अचानक उसके सामने फट पड़ी। उसने तुरंत अपनी असली आंख सक्रिय कर ली और उसकी आंखों के सामने एक बैंगनी सुनहरी चमक उठी। उसकी आंखों के सामने अग्नि आत्मा का शरीर इंच इंच टूटकर छोटी छोटी लपटों में बदल गया। हालांकि ये प्रक्रिया तेज नहीं थी। वांग टेंग ने इस दृश्य को केवल अपनी वास्तविक आंख का उपयोग करके सूक्ष्म स्तर पर देखा। राउंड बॉल और आइसीथ के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। अरे बाप रे! वांग टेंग आश्चर्यचकित रह गया। इस अग्नि आत्मा ने स्वयं को नष्ट कर लिया। धमाका! जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अग्नि आत्मा का शरीर फट गया। यहाँ तक कि डार्क फ्लेम द्वारा बनाई गई आकाशीय कैद की जंजीर भी उसे रोक नहीं सकी। यह आत्मा विनाश था।
चाहे आकाश को कैद करने वाली जंजीर कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह दूसरे पक्ष को आत्मविनाश से नहीं रोक सकती थी। हालांकि अग्नि आत्मा के आत्मविनाश के बाद एक अप्रत्याशित स्थिति फिर से उत्पन्न हुई। लपटें फैल गईं और स्वतः ही डार्क फ्लेम में विलीन हो गईं। वे एक हो गए। राउंड बॉल ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। आइसीथ ने कहा, संभवतः उसे पता था कि वह विलय को रोक नहीं सकता, इसलिए उसने स्वेच्छा से ऐसा करने का निर्णय लिया। कम से कम वह अपनी कुछ खुफिया जानकारी तो रख सकता है। ये दृश्य देखकर वांग टेंग ने राहत की सांस ली। चाहे जो भी हो, परिणाम में ज्यादा बदलाव नहीं आया। चाहे वह विलय हो या निगलना, इससे उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अब चूंकि अग्नि आत्मा उसके साथ विलय के लिए तैयार थी, भले ही उसके पास अभी भी बुद्धि थी, तो भी इससे उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी जो आत्मा विनाश हुआ वह कोई मजाक नहीं था। ये निश्चित रूप से अग्नि आत्मा की बुद्धि को कुछ हद तक प्रभावित करेगा। बची हुई बुद्धि के डार्क फ्लेम में विलीन होने के बाद ये कहना मुश्किल था कि नियंत्रण किसके हाथ में होगा। ये परिणाम बुरा नहीं है। आइसीथ ने वांग टेंग की ओर देखा। ये सीधे निगलने से बेहतर है। वांग टेंग ने सिर हिलाया। वह जानता था कि आइसीथ सही था। अगर वह बुद्धिमत्ता का एक अंश भी बनाए रख सकता है और डार्क फ्लेम के साथ विलीन हो सकता है, तो डार्क फ्लेम सीधे बुद्धिमत्ता प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। यदि डार्क फ्लेम ने इसे सीधे निगल लिया, तो डार्क फ्लेम को एक नई बुद्धि को जन्म देने से पहले काफी समय की आवश्यकता होगी। उसके बाद किसी ने कोई बात नहीं की। वे अंतिम विलय के पूरा होने तक चुपचाप प्रतीक्षा करते रहे। अल्पविराम। उसी समय समुद्र की तलहटी से कुछ 100 मीटर दूर पिशाच का काला भूत और भी अधिक उत्तेजित हो गया। उतार चढ़ाव बहुत हिंसक हैं। ये खजाना अद्भुत होना चाहिए। ये सोचकर कि शायद नीचे बहुत कीमती खजाने हैं, उसने अपनी गति तेज कर दी। उसे डर था कि जितना ज्यादा वह घसीटेगा, उतनी ही ज्यादा परेशानियां होंगी। अगर उसने दूसरे काले भूतों को आकर्षित किया तो ये खजाना शायद उसका न हो। आखिरकार वह सिर्फ एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट था। अगर कोई उच्च स्तरीय शैतान सम्राट आता तो वह सिर्फ किनारे पर खड़ा रह सकता था। उसने अपने दांत पीस लिए और अपने चारों ओर नजर घुमाई। फिर उसने अपने स्पेस रिंग से एक रक्तलाल नाव निकाली। उसका शरीर चमक उठा और वह नाव पर उतर गया। उसने नाव पर रून सक्रिय कर दिए और तेजी से नीचे उतरा। खून से लाल रंग की नाव बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था कि वह समुद्र में होने के बावजूद हवा में उड़ रही है। उसकी गति अविश्वसनीय थी। इसके चारों ओर समुद्री जल और समुद्र तल पर अत्यधिक दबाव ने इसमें कोई बाधा नहीं डाली। यह ज़ैग्बो का सबसे महत्वपूर्ण खजाना था। आमतौर पर इसका इस्तेमाल भागने के लिए किया जाता था। यह उसके लिए एक तुरुप का पत्ता था। जब तक बिल्कुल ज़रूरी न हो, वह इसका इस्तेमाल नहीं करता था। कई बार जब वह खतरे में था तो ये छोटी नाव ही थी जिसने उसकी जान बचाई। लेकिन नीचे के खजाने की खातिर उसने इस छोटी नाव का उपयोग करने का निर्णय लिया। अमर रक्त सागर में खजाने निश्चित रूप से अनमोल थे। ये रक्तलाल नाव रक्त के समुद्र में पाई गई थी। बाद में अमर रक्त सागर में मिली लूट ने इस बात को प्रमाणित कर दिया। ज़ैग्बो समुद्र की तलहटी की ओर भागा। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। उसका नाम ज़ैग्बो था और उसके पास एक रहस्य था। जब से वह पैदा हुआ था तब से उसकी किस्मत अच्छी रही है। वह हमेशा समय समय पर छोटी छोटी डार्क एनर्जी स्टोन से लेकर कीमती आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और अयस्क तक की चीज़ें उठाता रहता था। पहले तो उसे लगा कि वह दूसरों से थोड़ा ज़्यादा भाग्यशाली है, लेकिन जैसे जैसे उसने और भी चीज़ें उठाईं, उसे एहसास हुआ कि उसकी किस्मत सिर्फ थोड़ी बेहतर नहीं थी, बल्कि वह तो दूसरों से कई 100 मिलियन गुना बेहतर थी। तब से उसने जानबूझकर अपनी इस विशेष क्षमता को छुपाना शुरू कर दिया। 13 कुलों में से उसका परिवार महान शी जाति की एक शाखा मात्र था। वह जिस परिवार से था उसका पतन हो चुका था और लंबे समय से उसकी कोई शक्तिशाली उपस्थिति नहीं थी। इससे उसे कोई संसाधन या सुरक्षा नहीं मिल पाती थी, इसलिए उसे छिपने की ज़रूरत थी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कई पिशाच उसकी क्षमता पर नज़र रखेंगे और उसे अनंतकाल के लिए नरक में धकेल देंगे। अपने सावधानीपूर्वक कार्य करने के कारण उन्होंने अंततः इतने वर्षों के बाद अपना नाम बना लिया। इतने सालों के बाद उसने इस कौशल पर भरोसा करके मध्यम स्तर के शैतान सम्राट के स्तर पर चढ़ाई की और अपने परिवार को फलने फूलने दिया। वह 13 कुलों में भी प्रमुखता से उभरा और उसे एक प्रतिभा माना जाता था। दूसरे लोग सोचते थे कि यह उसकी प्रतिभा है, लेकिन वह अकेला व्यक्ति था जो इसे जानता था। वह बस भाग्यशाली था। बेशक अगर किस्मत एक प्रतिभा होती तो वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली था। उसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि अन्य शक्तिशाली परिवारों की तुलना में उसका परिवार अभी भी बहुत कमज़ोर था। आखिरकार वह अपने परिवार में एकमात्र मध्यम श्रेणी का शैतान सम्राट था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में उसकी तुलना ज़ासिटाफ और ज़ाबेक जैसे मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राटों से नहीं की जा सकती। हालांकि ऐसा कहा गया कि वे रक्तपुत्र से हार गए। कितना दुखद है। तो क्या हुआ अगर आप 13 परिवारों से प्रतिभा हैं?
आप अभी भी निचले क्षेत्र से प्रतिभा से हार गए हैं। वे अकेले नहीं थे। उन्होंने सुना कि वैनस्टोन परिवार की शीर्ष प्रतिभा जेकली को भी करारी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए व्यक्ति को कम प्रोफाइल वाला रहना चाहिए। शुरू से ही उन्हें लगा कि रक्तपुत्र सरल नहीं था। रक्तपुत्र एक सरल पात्र नहीं था जिससे शैतान टाइटन जू को नुकसान उठाना पड़ा, चाहे वह उसके अपने कौशल या बाहरी ताकतों के कारण हो। वैसे भी अगर वह होता तो वह एक शैतान टाइटन को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता, भले ही उसके पास शक्तिशाली कौशल हो। उनसे लड़ना तो दूर की बात है, उसके जैसा बनना अच्छा था। आमतौर पर वह अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए खजाने को छिपाता और उठाता था। मानव जाति की कहावत क्या थी? ओह हाँ, वह चुपके से खेती करता था। उन्हें लगा कि काम करने का यही सही तरीका है। किसी भी मामले में स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण थी। रक्तलाल नाव समुद्र में तेजी से आगे बढ़ी, समुद्री जल की परतों को चीरती हुई ज्वालामुखी के पास पहुंची। ये यहीं होना चाहिए। गर्मी बहुत तेज है। ये निश्चित रूप से किसी साधारण ज्वालामुखी का तापमान नहीं है। ज़ैग्बो की आंखें चमक उठीं। उसे लगा कि उसने कोई बहुत बड़ा खजाना पा लिया है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उसे खजाना उठाए हुए काफ़ी समय बीत चुका था। इसका मतलब था कि एक बहुत बड़ा खजाना सामने आने वाला था। यह उनके कई वर्षों के अनुभव का परिणाम था। पिछली बार खजाना मिलने के बाद से अब तक जितना अधिक समय बीत चुका था, इस बार खजाना उतना ही अधिक शक्तिशाली था। हालांकि वह बहुत सावधान था। उसने जल्दबाजी में गड्ढे में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय उसने सावधानीपूर्वक अपनी आध्यात्मिक शक्ति को छोड़ा और पहले अपने आसपास के वातावरण को महसूस किया। कुछ साल पहले उसे एक खजाना मिला था जो उसकी आत्मा की उत्पत्ति को बढ़ा सकता था। नतीजतन उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ गई और एक सामान्य स्वर की उपस्थिति से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति की मदद से कुछ खतरों से बचने में सक्षम था। ज्वालामुखी के तल पर वांग तेंग को अचानक कुछ महसूस हुआ और वह थोड़ा उदास हो गया। क्या हुआ? राउंड बॉल ने पूछा जब उसने वांग तेंग के चेहरे पर आए बदलाव को देखा। वह अपने सामने डार्क फ्लेम को घूर रहा था। कोई यहाँ है, वांग तेंग के जवाब देने से पहले आइसीथ ने कहा। कोई यहाँ है। राउंड बॉल की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या ये कोई शक्तिशाली अंधेरा भूत हो सकता है? चिंता मत करो, ये सिर्फ एक मध्यम स्तर का शैतान सम्राट है, वांग तेंग ने शांति से उत्तर दिया। यह अच्छा है। राउंड बॉल ने राहत की सांस ली। क्यों न हम आइसीथ से उसकी देखभाल करने के लिए कहें? हो सकता है कि वह और भी अधिक अंधेरे भूतों को आकर्षित करे। आइसीथ ने उसकी ओर ठंडी निगाह से देखा। वह तो बस स्वर्ग के भगवान का बुद्धिमान जीवन रूप था। वह उसे कैसे आदेश दे सकता था? हाँ, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। राउंड बॉल अजीब तरह से हंसा। कोई जल्दी नहीं है, पहले देखते हैं कि वह क्या करना चाहता है, वांग तेंग ने शांति से कहा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष की शक्ति बाहर निकल आई। रक्त देवता क्लोन मौके पर ही गायब हो गया। वहाँ कोई और काली छाया नहीं है। वहाँ सिर्फ चिलचिलाती गर्मी का गोला है। ये खजाना होना चाहिए। ज़ैग्बो बहुत खुश था। उसने झिझकना बंद कर दिया और तुरंत खून से लाल नाव को क्रेटर की ओर ले गया। छोटी नाव पर लगे रून चमक रहे थे और एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर रहे थे जो बाहर के लावा को रोक रहा था। कुछ देर बाद खून से लाल रंग की नाव लावा की तलहटी में पहुंची। उसने अपने सामने जलती हुई काली लपटें देखीं। काली लपटें। ज़ैग्बो ने अपने सामने जलती हुई काली लौ को देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसके दिमाग में कई विचार आए। एक सफ़ेद रोशनी की चमक दिखाई दी और उसका चेहरा जम गया। ये डार्क फ्लेम है, एक पवित्र ज्वाला। मैं अमीर हूँ। ज़ैग्बो हकलाने लगा। उसे लगा कि उसने अपने जीवन में जो भी खजाने पाए हैं उनकी तुलना इस डार्क फ्लेम से नहीं की जा सकती। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। दुर्भाग्यवश उसने यह नहीं देखा कि कोई उसे देख रहा था। कुछ ही दूरी पर अंतरिक्ष की दरार में वांग तेंग ने दूसरे पक्ष के चेहरे पर भाव देखा और उसके चेहरे पर अजीब भाव आ गया। क्या वह खजाना छीनने आया है? राउंड बॉल ने पूछा। संभवतः। वांग तेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ। लेकिन क्या आपने गौर किया कि जिस लाल नाव पर वह सवार है उसमें कुछ खास बात है? राउंड बॉल अवाक रह गया। यह आदमी खजाना छीनने आया था लेकिन तुमने इस पर अपनी नज़र गड़ा दी। क्या हो रहा था? ये तो कोई प्राचीन वस्तु लग रही है। आइसीथ ने सिर हिलाया। यह एक प्राचीन युद्धपोत जैसा दिखता है जिसे मैंने अतीत में देखा था। वांग तेंग ने कुछ सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वह अभी कितनी तेज थी? खांसी। वांग तेंग, चलो खुद को संयमित करें। राउंड बॉल अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और अजीब तरह से खांसने लगा। ठीक है। वांग तेंग गंभीर हो गया। उसने बातचीत के लहजे में पूछा, क्या हम उसे लूट लें? गोल गेंद। आइसीथ, चलो ये करते हैं। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। आइसीथ सबसे पहले बोलने वाली थी। वह थोड़ी उत्साहित लग रही थी। राउंड बॉल और वांग तेंग ने उसे अजीब नज़रों से देखा। तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो?
यह मेरे दरवाजे पर भेजी गई दौलत है, इसे न छीनना बेकार होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक दयालु व्यक्ति हूँ? आइसीथ ने कहा, इसके अलावा वह एक काला भूत है। वह हमारा प्राणघातक दुश्मन है। अब और बोलने की जरूरत नहीं है, चलो उसे लूट लेते हैं। वान टेंग ने तुरंत फैसला कर लिया। उसे खून से लाल नाव में बहुत दिलचस्पी थी। अल्पविराम। ज़ैग्बो को शांत होने में काफ़ी समय लगा। उसने अपने सामने डार्क फ्लेम को देखा और थोड़ा उत्साहित महसूस किया। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और उसका दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। डार्क फ्लेम अच्छा था, लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या थी। इसे वश में करना बहुत कठिन था। यदि वह सावधान न रहा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। उसने सुना था कि अतीत में कई प्रतिभाशाली लोगों को दिव्य ज्योति का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे सभी उसके हाथों मर गए। कोई भी उसे वश में नहीं कर पाया। कम से कम उसने कभी किसी के बारे में नहीं सुना था। उसे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था, लेकिन वह जोखिम लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ज़ैग्बो को लगा कि उसका सिर दुख रहा है। इस बार खजाने अच्छे थे, लेकिन उन्हें पाना आसान नहीं था। वे पिछले वाले जैसे नहीं थे जिन्हें उसने मुफ्त में उठाया था। ये सुविधाजनक था। बेशक उच्च श्रेणी के खजाने का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे वश में करना उतना ही कठिन होता है। यह एक नियम था और वह इसे समझता था। वह जिस रक्तलाल जहाज पर बैठा था, उसे इकट्ठा करने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसका एकमात्र फायदा यह था कि वह खतरनाक नहीं था। ये दिव्य ज्वाला से अलग था। मुझे यहाँ एक गुप्त सरणी स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि नहीं, तो मैं अन्य लोगों को आकर्षित करूंगा। ज़ैग्बो की आंखें चमक उठीं जब वह खुद से सोच रहा था। मुझे अधीर नहीं होना चाहिए। मुझे दिव्य ज्वाला को वश में करते समय अधीर नहीं होना चाहिए। अन्यथा मुझे ये भी पता नहीं चलेगा कि मैं कैसे मरा। मुझे वापस जाना होगा और कुछ तरीके तैयार करने होंगे। उसने अपने आसपास के वातावरण को ऐसे देखा जैसे वह इलाके की जांच करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ समय बाद उसने अपने स्पेस रिंग से कुछ डार्क एनर्जी स्टोन निकाले और उन्हें अपने चारों ओर रख लिया। वह क्या कर रहा है? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। वह स्पष्टतः एक सरणी बना रहा है, वान टेंग ने अजीब भाव से कहा। अरे, तुम अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हो। तुम्हें ऐसा क्यों करना है? राउंड बॉल अवाक रह गया। उसे नहीं पता था कि अंधेरे प्रेत की हरकतों का वर्णन कैसे किया जाए। दूसरे पक्ष ने व्यक्तिगत रूप से उसके चारों ओर डार्क एनर्जी के पत्थर रखे, जैसे कोई बूढ़ा किसान बीज बो रहा हो। वह इतना सावधान था कि वह बिल्कुल भी रून मास्टर जैसा नहीं लग रहा था। राउंड बॉल लंबे समय से वान टेंग के साथ था, इसलिए उसने जो भी रून सरणी देखी वह हवा से बनाई गई थी। इसलिए जब उसने इस आदमी की व्यवहारिक संरचना देखी तो उसे बहुत बड़ा अंतर महसूस हुआ। उसे इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। यह एक अपरंपरागत तरीका लगता है। वान टेंग हंसी और आंसू के बीच फंस गया। उसे अचानक लगा कि उसने इस पिशाच के काले भूत पर एक जानी पहचानी छाया देखी है। यह आदमी सतर्क और सावधान था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति खराब नहीं थी और वह रून सरणी जानता था। उसके पास कुछ दिलचस्प खजाने भी थे। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ही नायक होना चाहिए। एक पल के लिए वान टेंग को लगा कि वह एक प्रतिपक्षी है जो नायक का खजाना छीनने की कोशिश कर रहा है। क्या तमाशा चल रहा है? वह कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर का है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना विनम्र होगा। ये पहली बार है जब मैं ऐसे रून मास्टर से मिला हूँ। राउंड बॉल ने अपना सिर हिलाया। ये काला भूत थोड़ा अजीब है। वान टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और कहा, कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं है। मैं उसे पकड़ लूंगा और बाद में उससे पूछताछ करूंगा। वह पहले ही पिशाच अंधेरे प्रेत की क्षमता का पता लगा चुका था। वह उस आदमी के तुरुप के पत्तों को नहीं देख सकता था, इसलिए अब और इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह बस अभिनय करेगा। अगले ही पल ब्लड गॉड क्लोन ने हरकत की। हालांकि वह अंतरिक्ष दरार से बाहर नहीं आया। इसके बजाय उसने अपने स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल करके हरकत की और अपने शरीर पर शैडो पावर की एक परत जोड़ दी। तीसरे दर्जे की शैडो टैलेंट का प्रभाव तुरंत प्रदर्शित हुआ, जिससे उसकी आभा और भी छिप गई। कोई भी कुछ नहीं देख सकता था। फिर वह पिशाच के अंधेरे भूत के पीछे छिप गया। कौन है ये? पिशाच का काला भूत अचानक मुड़ा और भौहें सिकोड़ लीं। वह बहुत घबराया हुआ लग रहा था। रक्त देवता क्लोन बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। उसे झटका लगा, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि पिशाच का काला भूत उसकी ओर नहीं देख रहा था। वह दूसरी दिशा में देख रहा था। बकवास, तुमने मुझे मौत से डरा दिया। रक्त देवता क्लोन ने चुपके से उसकी छाती को छुआ, लेकिन वह हिलने की जल्दी में नहीं था। वह चुपचाप उस काले प्रेत को देखता रहा। ज़ैग्बो ने पलटकर भौहें सिकोड़ीं। उसने खुद से कहा, क्या मैं बहुत घबरा गया हूँ? मुझे अभी अभी वहाँ कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा और पुष्टि की कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। फिर उसने अपनी नज़रें हटा लीं और सरनी को सेट करना जारी रखा। लेकिन कुछ समय बाद, कौन? उसके मुंह से एक और चीख निकली। मौन।
रक्त देवता क्लोन ये दृश्य देखकर अवाक रह गया। क्या ये पिशाच पागल था? इस बार कोई नहीं आया। वांग तेंग से बेहतर कोई नहीं जानता था कि यहाँ कोई और भी है या नहीं। ज़ैग्बो ने सरनी स्थापित करना जारी रखा। अंतराल पहले से ज्यादा लंबा था। फिर उसने अचानक अपना सिर घुमाया और चिल्लाया, कौन है? अरे तुम पागल हो। रक्त देवता क्लोन अब और नहीं देख सकता था। उसने तुरंत कार्रवाई की और अंतरिक्ष में दरार से बाहर कूद गया। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मुक्का मारा। डार्क डेविल मुट्ठी। धमाका। एक गहरे लाल रंग का अंगूठा का निशान इकट्ठा होकर दूसरे पक्ष के सिर की ओर टूट पड़ा। मुट्ठी की मौजूदगी हैरान करने वाली थी। इसने अपने आसपास के लावा को चकनाचूर कर दिया। मुझे पता था कि अंधेरे में कोई छिपा हुआ है। ज़ैग्बो के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। हालांकि वह खुश था। उसने वांग टेंग को मुझे पता था कि ऐसा होगा वाला भाव दिया। रक्त देवता क्लोन उसके बहुत करीब था लेकिन वह घबराया नहीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय किया और अपने अंतरिक्ष वलय से एक वस्तु निकाली। उसने उसे अपने सामने रख दिया। झनकार। हवा में एक तीखी धातु जैसी ध्वनि गूंज रही थी। शांत मैग्मा झील में ये ध्वनि कानों को बहुत चुभ रही थी। हाँ, रक्त देवता क्लोन ने आंखें सिकोड़कर कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी नज़दीकी से उसके हमले को रोक पाएगा। यह आश्चर्यजनक था। यह एक मजबूत ढाल थी। इस पर किसी भी तरह के नुकसान का कोई निशान नहीं दिखा, भले ही इसे इतनी नज़दीक से डार्क डेविल फिस्ट ने मारा था। भक्षण स्थान में वांग टेंग बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। रक्त देवता क्लोन की क्षमता के साथ यह एक मध्यम स्तर के शैतान सम्राट से निपटने के लिए पर्याप्त था। हालांकि जब उसने दूसरे पक्ष के शब्दों को सुना तो वह अवाक रह गया। क्या इस व्यक्ति ने सचमुच सोचा था कि उसने उसे खोज लिया है? हा। ज़ैग्बो के मुंह से हंसी की एक गड़गड़ाहट निकल पड़ी। उसने रक्त देवता क्लोन को देखा और उपहास किया। एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम मौत की तलाश में हो। रक्त देवता क्लोन अभी भी छाया शक्ति से घिरा हुआ था और छाया की तरह दिख रहा था। इसलिए दूसरे पक्ष को नहीं पता था कि वह कौन था। दुश्मन को सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही थी, वह थी उसकी स्थिति। जब उसने हमला किया तो रक्त देवता क्लोन ने इसे नहीं छिपाया। इस तरह वह अपने प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित कर सकता था। मर जाओ। ज़ैग्बो की नज़र उदासीन हो गई। उसके चेहरे पर सतर्कता का भाव गायब हो गया और उसने क्लोन पर पंजा मारा। धमाका। रक्त की चमक एकत्रित होकर एक विशाल रक्त लाल पंजे में बदल गई। वह रक्त देवता क्लोन को जीवित पकड़कर उससे पूछताछ करना चाहता था। दूसरे दल को उससे पहले यहां पहुंच जाना चाहिए था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या उसके साथ और भी साथी होंगे। ये सोचते ही उसने अपने चारों ओर सतर्कता से नजर घुमाई। इस समय रक्त देवता क्लोन के होठों के किनारे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना हाथ हिलाया और अचानक काली लताएं आसपास की जगह से बाहर निकल आईं और ज़ैग्बो को घेर लिया। टकराना। लताओं ने खून से लाल पंजे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारे। वह टुकड़ों में बिखर गया और रोशनी की बूंदों में बदल गया। क्या? ज़ैग्बो की अभिव्यक्ति बदल गई। वह अविश्वास में था, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। उसके हमले को उसके प्रतिद्वंद्वी ने आसानी से चकनाचूर कर दिया और काली लताओं ने उसे खतरे का एहसास कराया। क्या ये वास्तव में एक निम्न स्तरीय शैतान सम्राट की क्षमता थी? लेकिन उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसके हाथ में कुछ गेंदें आईं। उसने अपनी फोर्स चलाई और उन्हें बाहर फेंक दिया। बूम बूम बूम। एक जोरदार विस्फोट हुआ और वह काली लताओं से टकराया। उनके आसपास का लावा बह गया, जिससे ये क्षेत्र खोखला हो गया। फिर एक रक्त लाल चमक उठी, जिससे अंदर की स्थिति को देखना असंभव हो गया। यह क्या है? ये तो बहुत शक्तिशाली है। इस बार वांग टेंग आश्चर्यचकित था। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। वह डेवोर स्पेस में क्रॉस लेग करके बैठा रहा और बाहर की स्थिति को शांति से देखता रहा। उसने मुझे रक्त बिजली बीज का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। ज़ैग्बो की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि वह अपने आसपास के वातावरण को ध्यान से देख रहा था। स्वूश स्वूश स्वूश। अचानक हवा के टूटने की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ खून की लाल रोशनी से बाहर निकली। ये काली बेलें थीं। ये कैसे संभव है? ज़ैग्बो आश्चर्यचकित था। उसके हाथ में एक युद्ध ब्लेड दिखाई दिया और उसने उसे काट दिया। धमाका। हालांकि ये काली लताओं के खिलाफ बेकार था। ब्लेड की चमक बिखर गई और काली लताएं बह गईं। ज़ैग्बो दर्द से चिल्लाया। उसे काली लताओं ने कसकर बांध दिया था। पतली नसें उसके शरीर में घुस गईं और खून को तेजी से सोखने लगीं। लावा ज्वालामुखी के नीचे से पीड़ा भरी चीखें आ रही थीं। ये भयानक लग रहा था, मानो किसी को यातना दी जा रही हो। सौभाग्यवश वे समुद्र की तलहटी में थे, इसलिए कोई उनकी आवाज नहीं सुन सका। लावा में काली लौ चुपचाप जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पक रहा हो। आग की लपटों के सामने एक रक्त लाल आकृति धीरे धीरे छाया से उभरी। उसने पिशाच के काले भूत को देखा जो बेलों में उलझा हुआ था और मुस्कुराया।
पीड़ा की चीखें उस पिशाच जैसे काले प्रेत से आ रही थीं जो लताओं में उलझा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी त्वचा तेजी से सूख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का खून तेजी से चूसा जा रहा हो। ये भयानक था। रक्त देवता क्लोन ने उसे कुछ समय के लिए अनदेखा कर दिया। उसने अपने आसपास के वातावरण को देखा और कुछ विशेषता बुलबुले देखे। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और उन्हें उठा लिया। भाग्य तारांकन 1। भाग्य तारांकन 1। डार्क कांस्टेलेशन फोर्स 25000। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 8500। रक्त आत्मा बीज 1500। रक्त आत्मा बीज 2000। रक्त आत्मा बीज 1200। अल्पविराम। गुण बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए। वह स्फूर्तिवान हो गया। डार्क कांस्टेलेशन फोर्स और हेवन रियल स्पिरिट के बारे में कहने को कुछ नहीं था। वांग टेंग ने पहले ही इन दो विशेषताओं को सिद्ध कर लिया था। एकमात्र लाभ यह था कि वे उसकी खपत को जल्दी से पूरा कर सकते थे। हालांकि अगले दो गुणों ने उनकी रुचि जगा दी। किस्मत का कमाल। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ। फिर वह बहुत खुश हुआ। यह विशेषता सामान्य नहीं थी। उसे भाग्य का गुण केवल गुलुओ और जीये से प्राप्त हुआ था। उन दोनों की शारीरिक बनावट विशेष थी। उन्होंने यह आशा नहीं की थी कि उन्हें मध्यम स्तर के शैतान सम्राट से भाग्य का गुण प्राप्त होगा। ये पिशाच का काला प्रेत दिलचस्प है। उन्होंने केवल 2 अंक ही भाग्य के लिए अर्जित किए, लेकिन वांग टेंग के लिए भाग्य के गुण का कोई भी एक अंक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह एक संचय प्रक्रिया थी। वह जितना अधिक देर लगाता, वांग टेंग का भाग्य उतना ही अधिक भयावह होता। इसके अलावा वांग टेंग को एक समस्या का एहसास हुआ। जैसे जैसे उसका भाग्य गुण बढ़ता गया, बाहरी लोगों द्वारा छोड़े जाने वाले भाग्य गुणों की संख्या कम होती गई। ये भी एक सवाल था कि क्या वे भाग्य गुण छोड़ेंगे। यह एक बहुत अच्छी बात थी कि एक ऐसे अंधेरे प्रेत से मुलाकात हुई जो भाग्य के गुण दे सकता था। उन्होंने तुरंत विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। भाग्य 50। सामान्य व्यक्ति की सीमा 10 है। भाग्य गुण के 48 अंक बढ़कर 50 हो गए। यह एक सामान्य व्यक्ति की ऊपरी सीमा से 5 गुना अधिक था। भाग्य का ये गुण पहले से ही भयावह था। वांग टेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। फिर उसने दूसरे विशेषता बुलबुले को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना प्रकट हुई। एक आत्मज्ञान चुपचाप उसके मन में प्रकट हुआ और एक छवि में बदल गया। चित्र में एक गहरे लाल रंग की गेंद थी। गोल गेंद रहस्यमय और जटिल पैटर्न से ढकी हुई थी। वे इसकी सतह के चारों ओर लिपटे छोटे सांपों की तरह दिख रहे थे। इससे एक हल्का और खतरनाक उतार चढ़ाव निकल रहा था। अगले ही पल गोल गेंद प्रकाश में बदल गई और बिखर गई। वह अलग अलग अजीब पदार्थों में बदल गई। फिर एक एक करके हथौड़े आए और उन्होंने खास तरीके से सामग्री को गढ़ना शुरू कर दिया। ये प्रक्रिया मुश्किल नहीं थी। वांग टेंग के लिए यह एक आसान काम था। कुल मिलाकर केवल कुछ 100 प्रकार की सामग्री थी। ढलाई पूरी होने में ज्यादा समय नहीं लगा। फिर वे लौ की तेज गर्मी में विलीन होने लगे। विलय की प्रक्रिया बहुत खास थी। इसे एक खास अनुपात और एक निश्चित क्रम में किया जाना था। इस प्रक्रिया के दौरान रक्त और अंधकार की शक्ति को भी मिलाना था। ऊर्जा जितनी भयानक होगी, अंतिम शक्ति उतनी ही शानदार होगी। ये दृश्य और ज्ञानोदय शीघ्र ही समाप्त हो गया। वांग टेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। उसने सिर हिलाया और कहा, ये रक्त आत्मा बीज बुरा नहीं है। अगर मैं इसमें पर्याप्त ऊर्जा भर दूं तो यह अनंत स्तर की मौजूदगी को भी खतरे में डाल सकता है। यह उस शैतानी बम के समान है जो मुझे अतीत में मिला था। हालांकि वांग टेंग के लिए शैतान बम निस्संदेह अधिक दिलचस्प थे। वे अलग अलग आकार में भी बदल सकते थे। ये बहुत सुविधाजनक था। बेशक रक्त आत्मा बीज के अपने फायदे भी थे। इसकी मुख्य ऊर्जा रक्त की शक्ति थी, इसलिए इसे जीवित प्राणियों के रक्त पर लक्षित किया गया था। यदि आप इस शक्ति से प्रभावित होते तो आपके शरीर का रक्त सूख जाता और आप एक भयानक मौत मर जाते। उसके सामने मौजूद पिशाच का काला भूत शायद कुछ और नहीं कर सकता था जब उसने शैतान भूत विषबेल से निपटने के लिए रक्त आत्मा बीज का इस्तेमाल किया। उस समय अगर वह एक कदम भी धीमा होता तो वह शैतान भूत विषबेल द्वारा बह जाता। इस प्रकार वह शैतान भूत विषबेल को नष्ट करने के लिए केवल रक्त आत्मा बीज का उपयोग कर सकता था। दुर्भाग्य से दूसरे पक्ष ने डेविल घोस्ट वैनम वाइन की कठोरता और वांग टेंग की क्षमता को कम करके आंका। यहाँ तक कि ब्लड स्पिरिट सीड जैसे दुर्लभ प्राणी के लिए भी सभी डेविल घोस्ट वैनम वाइन को नष्ट करना मुश्किल होगा। अंत में उसे केवल पकड़ा जा सका। रक्त आत्मा बीज 700/5000 विशिष्ट 4700 अंकों की विशेषताओं ने वांग टेंग को रक्त आत्मा बीज पर महारत हासिल करने की अनुमति दी ताकि वह विशेष चरण तक पहुंच सके। उसे लगा कि अब वह रक्त आत्मा बीज बना सकता है। ब्लड स्पिरिट सीड बनाने के लिए ज़रूरी सामग्री भी आसानी से मिल जाती थी। डेविल बम की तुलना में उन्हें पाना ज़्यादा आसान था। ये सब कुछ ही सेकंड में घटित हुआ। वांग टेंग ने पहले ही सभी विशेषता बुलबुले एकत्र कर लिए थे। उसने पिशाच अंधेरे प्रेत को फिर से देखा।
रक्तपुत्र। उसी समय ज़ैग्बो ने छाया से उभरती हुई एक आकृति देखी। वह चकित रह गया और उसकी आंखें भय से भर गईं। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति प्रसिद्ध रक्तपुत्र होगा।